आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी सत्य के अलावा कोई दूसरी नहीं होती। जी। झूठ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। स्वतंत्रता तो दी जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। आपने यहाँ स्त्रियां देखी, आपने यहाँ पुरुष देखे, आपने यहाँ का माहौल देखा, आपने कहीं वल्गैरिटी देखी। हमें समाज को इस योग्य बनाने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जिस तरीके से अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाता है उसमें वो ईमानदारी से लिख दे कि मैं प्रेम तलाशता हूँ, मैं सेक्स तलाशता हूँ, मैं पैसा तलाशता हूँ। एक आदमी किताबें नहीं पढ़ता तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो अनुभव जो है ज्यादा ब्रॉड होता है। किताबों में तो अनुभव का एक अंश लिखा होता है और उस अंश से वो भी दूसरे का अंश वो मेरे जिंदगी के किस काम का आएगा। मैं तो रूल्स अपने ही तोड़ता रहता हूँ। मैं तो रूल्स भी देखिए, रूल्स भी समय के साथ टूटेंगे। बिल्कुल। तो रूल्स क्यों बनाने, स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं हुआ जा सकता। ऐसे भी रागा हैं जो आपके स्पर्म्स काउंटिंग बढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसे भी रागा हैं जो आपके खून को बढ़ाते हैं। पश्चिम ने यह समझ लिया था कि पूरी दुनिया को अगर हमें अपने कंट्रोल में लेना है तो कहीं ना कहीं पेटेंट की एक व्यवस्था को चलाओ। डॉक्टर विश्वरूप राय को जो है IBS है। अच्छा। वो खुद दूध नहीं पी सकता, इसलिए दुनिया का दूध बंद कर रहा है। अब माँ भोजन देती है तो माँ के संबंध में स्पष्ट कहा जाता है जो आपकी थाली में भोजन हो वो आपको कर लेना चाहिए। हाइड्रोजन कितनी दी जाएगी, कितनी बार दी जाएगी, किस किस टाइम दी जाएगी, वो पूरी एक रिसर्च है। और इसीलिए हमने एक स्लोगन रखा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने एक स्लोगन रखा है कि जब सब जगह से हार जाएं तब हमारे पास आए। मेरी विचारधारा नवीन नहीं है, इतनी ज्यादा पुरानी है, इतनी यथार्थ है। भूल चुके हैं। तो सखा सर, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आप यहाँ बुलाए हमें, मुझे इतनी शांति की वैसे हमें आदत नहीं है शहर वालों को तो थोड़ा सा अनसेटलिंग है हम लोगों के लिए। बाकी थैंक यू सो मच और अपना समय देने के लिए। हमें थोड़ी सी बात करेंगे आज आपके बारे में, थोड़ा सा सेंटर के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो एक शुरुआत करी है और थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, मुझे इस नाम का जो वो है चेंज ओवर है। आपका नाम आई थिंक शशांक है। तो शशांक से सखा की जो जर्नी है वो मुझे थोड़ी सी आप बता दीजिए। देखिए, शशांक मेरे घर में मुझे मेरे पिता ने और मेरे परिवार ने मिलके मुझे नाम दिया था जी। और ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आप अभी तो सखा से मिल रहे हैं, लेकिन इस जर्नी में स्वामी शशांक आनंद, शशांक आनंद, तो ये सब चीज़ें जर्नी का एक हिस्सा रही हैं। बेसिकली मैं सन्यास की तरफ जब उतरा, सन्यास में जब मैं गया 2000 से पहले की बात है, 97 में। अच्छा। तो 97 में जब मैं सन्यास में गया तो मैं क्योंकि ओशो से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, तो जब वहाँ गया तो वहाँ नाम चेंज किए जाते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस होता था नाम चेंज करने का। तो इत्तेफाक की बात थी, उस प्रोसेस में मेरा नाम नहीं आया, वो मेरा नाम आया ही नहीं। ओके। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ रखना है, तो मैंने स्वामी शशांक आनंद, मतलब स्वामी मतलब मर्जी का मालिक, शशांक जो मेरे पिता ने दिया था और आनंद जो मुझे जीवन से मिल रहा था, तो मैंने तीनों को जोड़ के एक नाम रख लिया। लेकिन देखिए, आप जब एक नाम रखते हैं तो एक धारणा भी आपके प्रति बनती है। बिल्कुल। और वो धारणा आपके लिए सपोर्टिव भी हो सकती है और नॉन सपोर्टिव भी। तो मैंने देखा कि वो जो नाम थे वो मेरे लिए धारणा तो बन रहे थे, सपोर्टिंग भी थे, इन अर्थों में कि मुझे अपनी स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी से जोड़े रखते थे। स्वामी कह के कोई संबोधन करता है तो आपको अपनी डिग्निटी का ख्याल रहता है, लेकिन साथ साथ वो मुझे एक दायरे में बांध रहा था। अच्छा। और मेरे सन्यास में उतरने का रीजन ये था कि समाज के दायरे को मैं तोड़ रहा था। तो जब मैं दायरे को तोड़ रहा था तो मुझे ये नाम जब दायरा देने लगा तो मैंने नाम को तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये दायरे नहीं चलेंगे जी। तो फिर नाम बहुत तरीके की चीजें आती रहीं, लेकिन मुझे हमेशा से मित्रता बहुत अच्छी लगती है। बचपन में एक मूवी देखी थी दोस्ती, वो दोस्ती मूवी मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिल के करीब है कि मुझे लगा कि फिर इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो मुझे जब नाम की बात आई दोस्ती से रिलेटेड, तो मैं तो दोस्त रखना चाहता था। हम कई दोस्त हैं या कई लोग हमसे बात करते हैं और दोस्त कैसे हो, दोस्त इनफ, नाम की जरूरत ही नहीं, दोस्त कैसे हो। लेकिन फिर मुझे लगा केवल दोस्त नहीं चलेगा, तो फिर दिव्या ने मुझे नाम दिया और वो नाम सखा है। सखा। और ये ऐसा सखा नाम रखा गया कि आप देख सकते हैं कि बस सब कुछ सखा के नाम से चल रहा है। सब कुछ सखा के नाम से ही है। तो आप संन्यास ले चुके हैं?
संन्यास क्योंकि लेना लग और नहीं रहे देना, आप सन्यासी। संन्यास लेना और देना ये इस तरीके की बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक आइडेंटिटी अपने से जोड़ते हैं। आप शादी करते हैं तो आप शादी से पहले भले ही वो लड़की आपको जानती हो, आपकी प्रेमिका हो और आपके बीच सब कुछ रिलेशन हो, लेकिन एक आइडेंटिटी एक जरूरत पड़ती है कि पति पत्नी की आइडेंटिटी, तो शादी वो आइडेंटिटी देती है। कहीं ना कहीं जब एक इस तरीके की व्यवस्था से गुजर के हम अपने आप को पक्का करते हैं कि हाँ हम इस रास्ते पे बढ़ेंगे, तो वहां पे उस दिन उस संकल्प को हम सन्यास कह लेते हैं। तो बस इतनी सी बात है। बाकी सन्यास की धारणाएं बहुत सारी दुनिया की अपनी हैं और बहुत तरीके के मार्ग हैं, जिसमें मेरा मार्ग मैंने स्वयं चुना। आपका कौन सा मार्ग है? मेरा मार्ग अगर सच मामले में कहा जाए तो मेरा मार्ग जो है वो सांख्य का मार्ग है। जी। सांख्य का मार्ग मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं दुनिया को फिल्टर करके देखना चाहता था कि ये जो दुनिया के नकाब हैं जो लोगों ने अपने चेहरों पे लगा रखे हैं रिश्तों के नाम पे और सब नाम पे, तो मैं इसको हटा के देखना चाहता था। तो रिश्तों पे ये जो पर्दे पड़े हैं इन पे हटाते वक्त तो आपको सांख्य से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही रिश्ते, सारे ही चीजें, ये जगत का जितना भी आज आप देख रहे हैं विस्तार, ये सब काव्य से है। लेकिन आपको अंतर यात्रा करनी है। अंतर यात्रा आपको सांख्य कराता है, बिल्कुल एकदम शुद्धि, 2 दूनी 4 की बात। तो मैं अगर अपने लिए कहूं तो मैं अपने लिए पर्सनली सांख्य का मार्गी हूं। ओके। मैं अपने पर्सनल की बात कर रहा हूं। ये मैं जब कह रहा हूं सांख्य का मार्ग, तो ये नहीं मैं लोगों पे सांख्य थोप रहा हूं। मैं अपने लिए सांख्य का उपयोग करता हूं अपनी यात्रा के लिए। ये मेरी पर्सनल है, तो बस इतना सा है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैंने जितना सुना है या जितना आपके बारे में पढ़ा है या जितना थोड़ी सी रिसर्च हम लोगों ने आपके बारे में करी, और आप फॉलो भी ओशो को करते हैं, उनकी भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही अपने समय में। फॉलो मुझे नहीं पता अब आप उनको फॉलो करते हैं अभी तक नहीं, या उनकी विचारधारा से जुड़े हुए? देखिए मैं फॉलोअर्स नहीं हूँ जी। अगर सच कहूँ बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओशो जिसके प्रेम में थे मैं उसके प्रेम में हूँ। ओके। मैं ओशो के प्रेम में नहीं। मैं एक प्रतिमा के, एक व्यक्ति के, उसकी विचारधारा को लिख के अपने ऊपर फॉलो नहीं कर रहा। मैं एक व्यक्ति के प्रेम में हूँ और मेरा प्रेम ये मुझे आज़ादी देता है कि मैं अपनी समझ के तहत वो प्रेम को बरकरार रखूं। जी। तो वो समझ के तहत मैंने अपने प्रेम को बरकरार रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं मानता हूँ, बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं बहुत गहरे मानता हूँ और बहुत सी बातें हैं जिनमें मैं तब्दीली चाहता हूँ। जी। ये मेरी व्यक्तिगत समझ है और मैं समझता हूँ कि कोई भी कभी किसी का फॉलोअर हो नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा। ये शब्द ही फॉलोअर्स गलत है कि हम किसी को फॉलो करते हैं। सच बात तो यह है कि कोई भी इंसान किसी को तभी फॉलो करता है जब उसकी विचारधारा उसको लगती है कि उसके लिए इजी है या उसको सहयोग करती है या उसके जैसी है। तो वास्तव में बात यह है कि हर आदमी अपनी विचारधारा को फॉलो करता है, दूसरे को फॉलो करता है। ये सिर्फ वो एक कहने की बात है, रियल में ऐसा नहीं होता। जी। तो मैं अपनी विचारधारा को फॉलो करता हूं जो मेरी समझ से गुजरती है। हाँ, इस विचारधारा पे चलने के लिए कि मैं अपनी विचारधारा पे चलूं, इसके लिए मैं ओशो का धन्यवाद कर सकता हूं कि उनको देख के मुझे अच्छा लगा कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी विचारधारा को अपने ढंग से जीता है और उसके लिए पेट करता है। और उसको पेट करने में, जिसको आप कंट्रोवर्सी शब्द कहते हैं, उससे भी गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, कंट्रोवर्सी सत्य के अलावा कोई दूसरी नहीं होती। जी। झूठ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, सारी कंट्रोवर्सी सत्य की है, सत्य को लेके। वरना क्या कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल। आप पूरा जगत जो है वो झूठ से भरा हुआ है और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जी। लेकिन थोड़े से लोग जो अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी रहे हैं और आपको वो पता लग जाता है कि ये अपने ढंग से जी रहे हैं, तो आपके लिए वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कई लोग सर जैसे कंट्रोवर्सी को आजकल फेमस होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, जहां तक फेमस होने की बात आती है कि भाई मेरा एक नाम बन जाए। हाँ, जहां तक फेमस होने की बात आती है तो एक तरफ जहां पे ये इल्जाम आप फेमस होने का लगा सकते हैं, वहीं कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। फेमस होने के लिए लोग ही फेमस होना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, फेमस होने के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं करता। जी। फेमस होने के लिए जो मैंने चीजें की हैं वो ऐसी नहीं करता। फेमस होने के लिए कोई अपने को तकलीफ में नहीं डालेगा। जी। फेमस होने के लिए कोई अपने आप को घर से छोड़ के शमशान घाट में तो नहीं बैठा लेगा। बिल्कुल। फिर वो जा सकता है कुंभ के मेले में जा सकता है, शमशान घाट में नहीं जा सकता। तो मैं अब शमशान घाट में अपने को बैठाल रहा हूं तो वहां साधना करने के लिए बैठाल रहा हूं। लेकिन ये दुनिया का बड़ा उल्टा रूल है कि आप अगर लोगों को बोले कि मिठाई खाना चाहते हैं तो लोग आपको मिठाई नहीं देंगे।
बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोगों को बोले कि हम मिठाई छोड़ के साधु होना चाहते हैं तो लोग कहेंगे बाबा जी मिठाई खा लीजिए। ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया की फिलॉसफी है, इसमें मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी रहा हूं, अब उसमें फेम मिल रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप खाना खाएं और आपको शांति मिले। बिल्कुल। लेकिन फेम के लिए खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं अपना पेट भरने के लिए। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे? अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो बिल्कुल सीधी सी भाषा में बात कर सकता हूं कि मैं अपना जीवन जी रहा हूं क्योंकि ये जीवन मुझे आनंदित महसूस कराता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे संबंध में कंट्रोवर्सी की आप बात करेंगे तो आप सेक्स की बात लाएंगे, जी। आप लाएंगे मैं भी आने वाला था यस, तो आप लाएंगे एक बोल्ड इंसान की तरह जी रहा हूं, एक सन्यासी हूं, लेकिन उसके बाद मेरा आप गेटअप पे बात ले आएंगे। तो असल में ये मुझे आनंदित करता है। और मैं पूछ सकता हूं, कंट्रोवर्सी आपको आनंदित कर रही है कंट्रोवर्सी तो आप या कर रहे आपके हैं? ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आपको आनंदित नहीं कर नहीं रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, कंट्रोवर्सी तो आप कर रहे हैं। क्या आप सेक्स नहीं चाहते? हैं? बिल्कुल चाहते हैं। और वही मैं चाहता हूं, तो फिर इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो लेकिन जाती है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप पॉलीगमी में इन्वॉल्व हैं। देखिए, पॉलीगमी में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। सर ये मुझे लगता है कि मैं नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव रहना चाहता हूँ। लेकिन आपने 2 बार आंखें इधर उधर घुमाई, इससे पता लगता है एक सिंपल सी चीज की थोड़ा सोचा कि यार ये कह देने से क्या हो जाएगा। वो तो ह्यूमन नेचर है। यस, बस यहीं पे एक ह्यूमन नेचर है जो ये देखता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे इस थॉट के ऊपर, और एक ह्यूमन नेचर है जो सोचता है कि मैं क्या सोचूंगा। अब जब मैं सन्यास के रास्ते पे ही हूं तो मैं अपने लिए सोचूंगा कि मैं क्या सोचता हूं। और मेरा सन्यास कोई छोड़ के भागने वाला संसार का सन्यास नहीं है। अच्छा। मेरा सन्यास है मेरे प्रति। देखिए, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। बिल्कुल। मुक्ति किससे होती? आप भूखे हैं तो आपको मुक्ति के लिए खाना नहीं खाएंगे इससे मुक्त होंगे कि खाना खाएंगे इससे मुक्त होंगे? अगर भूख लग रही है तो ऑब्वियसली खाना खा के मुक्त होंगे। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि भूख से मुक्त होना है तो भूख को कंट्रोल कर लो और फिर बिल्कुल कुछ ना खाओ। ये भी लोगों के कंसेप्ट है मोक्ष के। ये भी विचारधारा है। तो ये जो विचारधारा है, ये वो विचारधारा है जिससे आदमी को गलना पड़ता है। ये हठ योग की विचारधारा है। लेकिन एक सहज योग की विचारधारा है कि आपको मोक्ष चाहिए, आपको भूख से मुक्ति चाहिए, तो आप खाना खा लीजिए, भूख से मुक्ति है। ठीक है। तो मेरी विचारधारा ये है। देखिए, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं, क्योंकि मैं करता हूं, ज्योतिष के अंदर भी ऐसी चीजें आती हैं कि बहुत से लोगों के स्टार्स ऐसे होते हैं कि जो भोग से मुक्त होंगे। जी। शुक्र ग्रह इस चीज को परमिट करता है। मतलब अनटिल अनलेस उनको लग्जरी ना मिले उनका मुक्त होना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए, हर चीज का ढंग है। आज के युग में जहां पे इतने तरीके के विचार हमें आंदोलित कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, सोसाइटी में इतने तरीके की चीजें हैं, तो जो विचार हमें आंदोलित करता है वो उसको पाने के लिए अपना प्रयास करेगा। जी। लेकिन बात यहां पे आती है, एक व्यक्ति प्रयास करता है मैनिपुलेशन के साथ और एक व्यक्ति सहजता के साथ अपनी बात करता है। मेरी विचारधारा कहती है कि हमें समाज को इस योग्य बनाने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जिस तरीके से अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाता है उसमें वो ईमानदारी से लिख दे कि मैं प्रेम तलाशता हूं, मैं सेक्स तलाशता हूं, मैं पैसा तलाशता हूं, और उससे रिलेटेड लोग अगर उससे मिलते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर ये एक सोसाइटल नॉर्म बना हुआ है ना सखा सर, कि देखिए, हम हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें जाए तो 7 जन्मों का बंधन बता दिया गया है। आप एक ही जन्म में एक बंधन में नहीं बंध रहे हैं। नहीं हो सकता मेरा 7वां हो और बहुतों के साथ हो। जी भाई देखिए, आप थोड़ा समझिएगा। हिंदू धर्म में बना दिया गया तो मैंने तो नहीं कहा मैं हिंदू सन्यासी हूं। मैंने कहा ना, ये नाम अड़चन देते थे इसीलिए तो हटा दिए, इसीलिए तो मैं सखा हो गया। अब सखा के साथ प्रॉब्लम बताइए। स्वामी शशांक आनंद के साथ तो प्रॉब्लम हो सकती है कि स्वामी जी सेक्स क्यों कर रहे हैं। और मैंने कहा ठीक है भाई, मैं स्वामी नहीं हूं, हटा लो। मतलब 2 ही में से एक हट सकता था, या मैं सेक्स हटा देता या मैं स्वामी हटा देता। तो मैंने कहा स्वामी हटा देता हूं। अब मैं मित्र हो गया। दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम है पॉलीगमी होने में? होनी तो नहीं चाहिए वैसे। दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चलता कैसे है सर? क्या चलता कैसे है? ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा रिलेशनशिप है आपका, ये कैसे होता है? ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा दो आप। मैं कोई इसमें इधर लंबा चौड़ा नहीं भटकना चाहता, लेकिन सीधी सी बात है, एक स्त्री क्या चाहती है और एक पुरुष क्या चाहता है। अगर इसकी फिलॉसफी की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से कई लोगों ने इसको ऐसे कहने की कोशिश की है
कि पुरुष जो है सेक्स चाहता है और स्त्री जो है वो एक तरीके से शेल्टर चाहती है। जी, अगर सोसाइटी की बात सोसाइटी करें, की बात करें, नेचर की भी बात करें तो ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे साथ जो स्त्रियां हैं तो मैं उन्हें शेल्टर के साथ साथ वो सब चीजें देता हूं जिसकी उन्हें जरूरत है, पहली बात। लेकिन इसके लिए साथ नहीं है, ये भी बात है। आप उन स्त्रियों से भी बात करिएगा, क्योंकि केवल मुझसे बात करके बात नहीं इसमें बनेगी। उन स्त्रियों से भी बात करिएगा। उनके आने का रीजन प्रेम है, उनके आने का रीजन समर्पण है। अब वो मेरे साथ में हैं तो उनको जो जरूरत होगी उसको ख्याल रखना एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा फर्ज है, एज अ प्रोवाइडर। ऐसे प्रोवाइडर गलत है शब्द ये तो, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को सहयोग कर रहा हूं जी। लेकिन फिर भी जब वो मेरे पास हैं तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब मेरा फर्ज है। और अब रही बात, ये प्रॉब्लम ये लगती है लोगों को कि 2-3 स्त्रियां किसी के साथ रहेंगी तो वो बड़ा लड़ाई झगड़े वाला सीन बन जाता है। हाँ। वो सीन बनता ही इसलिए है कि आप जो हैं उनके साथ उनकी सामाजिक विचारधाराओं को प्रवेश दे रहे हैं। मेरे पास पहले ही एक डोर है। मेरे आने से पहले मैंने किसी से नहीं वादा किया कि मैं शादी करूंगा, मैंने किसी से नहीं वादा किया कि 7 जन्मों का साथ है, मैंने किसी को नहीं कहा कि वो आई लव यू, मैं कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा और मैं जन्म जन्म तुम्हारा ही हूं। ऐसी मैंने कोई बात कही ही नहीं है, ना ही ऐसी बात कभी करता हूं। तो अगर किसी को उसके बावजूद मेरे साथ रहने का होता है कि वो रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। मतलब दे आर नॉट बाउंड टू यू। बाउंड नहीं है यहाँ कोई, यहाँ जाना चाहे तो जा सकती है छोड़ के कहीं भी। तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। तो मेरी तो फिलॉसफी ये है, इसमें क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति शादी करता है, शादी में 7 जन्मों का बंधन है। आपने कहा ना 7 जन्मों का बंधन, लेकिन उसी शादी में तलाक की व्यवस्था क्यों आई? अगर बंधन ही पूरा था। ये सर हमारे उसमें तो नहीं है, हमारे सनातन धर्म में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये अब एक मॉडर्न नॉर्म बना दिया है कि आप अगर आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है तो अलग हो सकते हैं। देखिए, बाकी तलाक शब्द का कहीं पे भी हमारे उसमें वो जिक्र नहीं देखिए है। सनातन की जब बात आती है तो अगर हम सनातन करेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ये भी हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको कह दूं, सनातन जो है वो इतनी छोटी विचारधारा नहीं है जहां पे एक व्यक्ति के साथ 3 स्त्रियां समाहित नहीं हो सकती। सनातन के, हाँ बिल्कुल, सभी राजाओं की हैं। हम राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम की 4 माताएं थी जी। हम कुंती को देख सकते हैं जिसके 5 पुरुष थे। 5 पुरुष जिसके साथ, सॉरी कुंती में द्रौपदी। अब है देखो ये चीज हो जाती है क्योंकि जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता किताबों का, उसके साथ शब्दों की दिक्कत होती। तो 5 पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, मैं नहीं, किताबें नहीं पढ़ता। अच्छा। जितना टीवी में आप लोग देखते हैं बस उतना ही मैं टीवी देखता हूँ, बस। उसके अलावा किताबें पढ़ने का मेरा कभी रहा ही नहीं कंसेप्ट। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पहले हम वो अपना टॉपिक चलिए। तो फिलहाल बात ऐसी है कि सनातन में बहुत तरीके की चीजों की परमिट है जी। सनातन में एक तरीके से प्रेशर करके किसी आत्मा की हत्या करने का कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे साथ रहने वालों को तो खास तौर पे मैं बात है कि स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी जिसकी हो सकती है मेरे साथ वही आ सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि राह चलती स्त्री बोले मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, मैं परमिट कर देता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ जो है सोऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उसके लिए भी एक चीज है कि स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी में अगर मैं आपके सहयोगी हो सकता हूं तो हम साथ में रह सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी में बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती है कि स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी में फिर सेक्स का क्या काम। बिल्कुल। तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप कबीर को स्पिरिचुअल मानते हैं? कबीर को, हाँ, वो तो मतलब उनके बेटा था। बिल्कुल था, उनके बेटा था। आप कृष्ण को स्पिरिचुअल मानते हैं? उनके पुत्र थे। उनकी तो काफी रानियां भी थी। मैं छोड़ दीजिए। राम को स्पिरिचुअल मानते हैं जी। उनकी भी पत्नी थी जी। आप देखिए ना कितने स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप मोहम्मद को ले लीजिएगा, तो उनकी भी बात कर ही लेते हैं। मोहम्मद हैं, उनकी भी पत्नियां जी। गुरु गोविंद सिंह की पत्नियां। जीसस क्राइस्ट की नहीं थी। जीसस क्राइस्ट। अब एक आध आदमी तो जो है ऐसी काम चला सकता है, जरूरी शादी करे। सही बात है। हमें थोड़ी पहले समझ आ गई होती तो हाँ, मेरे बारे में भी लिखते कि शादी नहीं है। अच्छा। अब वो थोड़ी समझ नहीं आई थी इसलिए शादी भी हो गई। अच्छा। तो सर एक बात बताइए, जैसे आप मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके साथ, अगर वो लोग मल्टीपल पार्टनर के साथ रखना चाहें तो आप अलाउ करेंगे? अलाउ क्या मतलब वो आपको अगर वो जाना चाहे तो मैं जाने दूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसा कई लोग मेरे साथ रहने वाले गए हैं। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है?
अच्छा, मतलब आप ऐसा कुछ बंधन बांध के नहीं रखा हुआ? ना ना ना, कोई बंधन नहीं है। आपको अनुभव लेना है जीवन के, आप आगे बढ़िए, अनुभव लीजिए। हो सकता है आप जीवन में जिस खोज में निकले हो वो मुझसे पूर्ति ना होती हो, तो आपको अधिकार है, आप कहीं और खोजिए। तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो परिभाषा है सका सर की, ये बहुत अलग है। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है सर? ये क्योंकि मेरे ये जो भी बातें आप मुझे बता रहे हैं ना, ये कहीं पे मैंने किताबों में नहीं पढ़ी है, या जितने भी प्रीचर्स हमने पहले, इससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ, वो अगर आपकी बात सुनेंगे तो कहेंगे तो आप बिल्कुल धर्म विपरीत बात कर रहे हैं। और अगर देखिए, मैं मैं कहता आपको कोई प्रीचर बताऊं, यहाँ बिठा दूं तो झगड़ा भी हो जाएगा शायद। जब कोई नई विचारधारा आएगी, इसी तरीके का विरोध होगा। और मैं ये कह सकता हूं, मेरी विचारधारा नवीन नहीं है, इतनी ज्यादा पुरानी है, इतनी यथार्थ है, हम भूल चुके हैं। हाँ, कि हम भूल चुके हैं उसको। आप देखिए कि आपको मालूम है, मैं आज आपको एक चीज बताता हूं जो अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही देखने को मिली। वो ये थी कि आपने रामायण में सुंदरकांड पढ़ा है? मैंने सुना है सर, पढ़ा तो सुंदरकांड का 35वां अध्याय है, जी। जिसमें सीता को जो हनुमान हैं वो राम के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। सीता पूछ रही हैं, आप उन्हें जानते हैं तो आप बताएं राम दिखते कैसे हैं? जी। तो उसमें वर्णन करते करते हनुमान जी जो हैं वो राम के अंडकोश तक का वर्णन करते हैं। यस। अच्छा। अब आप इसको कहेंगे क्या वो हनुमान जी उनके अंडकोश देखते थे? नहीं, वो इतना सरल युग रहा होगा कि जब जंगल में वो रहते थे तो जाहिर सी बात है कभी झरने में नहाते होंगे, कभी कहीं। और ये तो हम लोगों ने शरीर को गंदा बना लिया है, इसलिए हम लोग पहले मतलब तालाब में ही तौलिया लपेटेंगे फिर बाहर निकलेंगे। रामचंद्र जी ऐसे ही निकल आते होंगे। अब जब ऐसे ही निकल आएंगे तो शरीर पे निगाह पड़ेगी। बहुत गालियां पड़ेंगी हम इस बारे में। देखिए, आपको गालियां पड़ेंगी, लेकिन समझदारी की बात है। जबकि जिन्होंने यह विषय उठाया है उन्होंने राम को गलत बोला है, उन्होंने हनुमान को गलत बोला है कि ये तो हनुमान कैसे थे। लेकिन बात वो नहीं है, वो वर्णन कर रहे हैं, वो पूरे शरीर का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई किसी को प्रेम करता है तो वो उसके अंग अंग से परिचित होता है। हनुमान इतने उनके ज्यादा प्रेम में है कि वो एक एक अंग का उनका जो है वर्णन कर रहे हैं। नाक का, आंख का, कान का, होठों का, उनकी छाती का, उनके सारे अंगों का उन्होंने वर्णन किया है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन उसको प्रेम की पराकाष्ठा देख के आप उसमें देखने लगे ऐसे ही जैसे आप किसी घर जाएं, एक बच्चा आपके सामने आए, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, कच्छा नहीं पहने हुए। अब आप देखिए कच्छे पे आपकी निगाह जाएगी। आपने देखा ना कि वो कच्छा बनियानधारी ग्रोह होता है, बड़ी अच्छी साइकोलॉजी है उनकी कि कच्छा पहन के जो है वो लोगों को लूटने निकलो, लोगों को कच्छा ही याद रहता है, बस और कुछ याद नहीं, चेहरा याद ही नहीं रहता। उन्होंने कहा साहब अच्छा एक बताइए उनका चेहरा कैसे था? बोला साहब चेहरा नहीं देखा हमने, कच्छा देखा। अब इनसे पूछो कि हमने कैसी सोसाइटी निर्मित कर ली है जो चेहरा नहीं देखती, कच्छा देखती है। तो जो सोसाइटी कच्छा देखती है आप उसको गलत नहीं बोलेंगे, आप उसको गलत बोलेंगे जो कह रहा है हम नग्न हैं। बिल्कुल कमाल की बात है, सोसाइटी कच्छा ही देख रही, हम तो किसी का कच्छा नहीं देख रहे, हम तो आपका चेहरा याद रखेंगे। तो बात ऐसी है, हम इतने ज्यादा प्योर हैं कि आज की इनप्योरिटी में समाहित नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। आप यहां आए हैं, आप यहां कल से हैं, आपने यहां स्त्रियां देखी, आपने यहां पुरुष देखे, आपने यहां का माहौल देखा, आपने कहीं वल्गैरिटी देखी? अभी तक तो नहीं देखी, देखेंगे भी नहीं। मैं इतना प्योर हूं इस मामले में कि अगर कोई किसी व्यक्ति किसी स्त्री को अपमानजनक तरीके से बात करता है या उसको बिहेव करता है तो वो यहां नहीं रह सकता। बहुत डिग्निटी है यहां की स्त्रियों में, डिग्निटी मिलेगी। आपने क्या ये देखा कि वो स्त्रियां यहां, क्योंकि मैं तो रूम में ही था, बिल्कुल, आपने क्या ये देखा कि यहाँ की रहने वाली स्त्रियां हैं वो किसी प्रकार के दमन में हो? नहीं। स्वतंत्र घूमते देखी जी, बात करते देखी जी। क्या उनके फोन ऐसे तो नहीं कमरे में रखे गए? नहीं। तो फिर इसमें गलत कहाँ है? मैं तो गलत कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं समाज गलत कहता है। समाज इसको गलत कहता है ना। समाज का अर्थ है कि वो स्त्रियों को दबा के रखो। जी। देखिए, स्वतंत्रता एक चीज है और स्वतंत्रता का अपना एक आनंद है, और वो स्वतंत्रता आपको पाने का हक है तो दूसरे को स्वतंत्रता देने का भी आपका हक है। स्वतंत्रता तो दी जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। जैसे कई लोग कहने लगे कि हम जो हैं किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे जी, तो फिर ये नहीं चलेगा। आप प्रेम करते तो जिम्मेदारी भी उठाइए। हम आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने काफ़ी देर बात करी। मुझे आपका जो स्पिरिचुअलिटी का जो नज़रिया है देखने का वो बहुत अलग लगा। आपने बोला मैं किताबें नहीं पढ़ता,
आपने बोला भाई मैं ध्यान में ऐसे कोई बैठ के योगा नहीं करता, ना ही मैं मेडिटेशन करता हूँ, ना ही आप कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक किताबें आपने बना कि भाई मेरे को पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। आपने ये भी बोला कि मैं तो उठता भी 10, 10:30, 11 बजे हूँ, जो कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। उठता तो मैं जल्दी हूँ, ये मैंने नहीं बोला था। तो ये आपकी मुझे तरफ से आ गया होगा कहीं। मेरी तरफ से आ गया होगा, मुझे लगा थोड़ा सा मैं सुबह उठ जाता हूँ। ये मेरी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो लगभग मैक्सिमम मुझे 5 to 6 उठा देती है डेली। ये तो डेली बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो सही थी? हाँ, बाकी चीज़ें आपने सही बोली। तो ये बिल्कुल विपरीत डेफिनेशन है अगर मैं किसी एक स्पिरिचुअल इंसान या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो। नहीं, इसमें विपरीत क्या है? एक आदमी नहीं पढ़ता तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एक आदमी किताबें नहीं पढ़ता तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। नहीं, पर हमें फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? अध्यात्म का अर्थ ही होता है मेरा अध्याय, और मेरा अध्याय पढ़ने के लिए मुझे किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, वो मेरे को खुद अपने में जानना है। आप छोटा सा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा किताबें श्रेष्ठ होती। मात्र एक प्रश्न है जी। जिस व्यक्ति ने जो किताब पढ़ के ज्ञान लिया, वो सिर्फ ये बता दे कि जिसने किताब लिखी थी उसने उससे पहले वो ज्ञान कहां से लिया था। ये तो कोई नहीं बता सकता सर। यानी कि जिसने भी बुक में लिखा है वो पहले अपने अनुभव में पाया, फिर बुक में लिखा। तो बड़े तो अनुभव हुए ना, तो अनुभव हमें लेना है तो बुक से क्यों लूंगा? बुक से देखिए, आप ये बुक अगर रखी है, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि आप इस बुक को कभी भी 100% नहीं पढ़ सकते, आप 99.99% पढ़ सकते हैं। जितनी बार पढ़ूंगा मुझे कुछ नया और मिलेगा। जिसने लिखी होगी वो उस व्यक्ति को ये बुक भी पता होगी और इसके अलावा भी बहुत कुछ पता होगा जो उसे लगता होगा लिखना रह गया। हाँ, जो मैं नहीं लिख पाया। तो अनुभव जो है ज्यादा ब्रॉड होता है। किताबों में तो अनुभव का एक अंश लिखा होता है, और उस अंश से वो भी दूसरे का अंश, वो मेरे की जिंदगी के किस काम का आएगा? जी भाई, अब बुद्ध ने अपनी यात्रा की, वो बुद्ध के समय की बात थी। बुद्ध राजा के पुत्र थे, और पूरा स्त्रियों को भोग में लगे हुए थे। उनके पिता ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। उनकी सिचुएशन में वो जर्नी करने निकले, तो उनकी जर्नी वो चुनेंगे ना। अगर उनकी जर्नी वो चुन सकते हैं तो हमें हमारी जर्नी क्यों नहीं चुन सकते हैं? बिल्कुल चुन सकते हैं। और वही हमने किया, क्योंकि जैसे हमने, ऐसा नहीं है कि हमने किताबें बिल्कुल नहीं, 2-4 शुरू में किताबें पढ़ी, लेकिन सभी किताबों का लौट फेर के सार ये दिख रहा था कि ये बकवास है। हमें अपनी किताब पढ़नी है, हमें दूसरों की नहीं पढ़नी है। जी। हमें पंडित नहीं होना है। पंडित होने के लिए किताबों की जरूरत होती, शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत होती। हमें आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिकता और पांडित्य दो अलग बातें हैं। अध्यात्म सिर्फ अपने अंदर को जानना। अध्यात्म तो मेरा अध्याय है, मुझे अपने को पढ़ना है। मैं कितना भोजन लूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं कितना श्रम कर सकता हूं ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं कितना रेस्ट करूंगा ये भी मैं डिसाइड करूंगा। तो जब सब कुछ मेरा मुझे डिसाइड करना है तो मैं अपने जीवन को क्या दिशा दूंगा, कैसे चलूंगा, ये क्यों नहीं मैं डिसाइड कर सकता? बिल्कुल। तो आपने क्या डिसाइड किया फिर? माई लाइफ माई जर्नी, माई लाइफ योर लाइफ योर जर्नी, माई लाइफ माई रूल्स। माई रूल्स वाली बात भी हम नहीं कहेंगे ना, रूल्स भी गलत हो गए। रूल्स तो फिर हमने जैसे ही बनाए हमने अपने को भी बांधा। मैं तो रूल्स अपने ही तोड़ता रहता हूं। मैं तो रूल्स भी, देखिए रूल्स भी समय के साथ टूटेंगे। बिल्कुल। आपका रूल्स है कि आज आप जो है इतना 4 रोटी खा लेते हैं, लेकिन कल को शरीर कमजोर हो जाए, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो रूल्स चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल। तो रूल्स क्यों बनाने? स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं हुआ जा सकता? तो अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे या मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करके आऊँ यहाँ पे? देखिए, अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहे तो उसके लिए हमने एक सखा दर्शन को जो है वो तैयार किया है। वो सखा दर्शन ये कहता है कि आपको हमारे पास आने में सिर्फ एक लाभ हो सकता है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे ढंग से कि आपको आपकी लाइफ कैसे चलनी। जी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ज्योतिष का एनालिसिस करके आदमी के स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। उसके स्वभाव के तहत वो कैसे यात्रा करे, किस तरीके के धर्म को, किस तरीके के ध्यान को, किस तरीके के मार्ग को, किस तरीके के सात्विक भोजन को, या फिर वो मिक्सअप ले सकता है, या वो जो भी कर सकता है वो बताया जा सकता है। एक उसके लिए पैटर्न दिया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बाजार जाने से पहले हम तय कर लें कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमें खरीदना क्या है और हमें कौन सी दुकान जाना है। लेकिन अभी हालत यह है कि लोग दूसरे को देख के एडिडास की दुकान में चढ़ रहे हैं और पैसे नहीं हैं उसके जूते खरीदने के, तो वहां पे गड़बड़ हो रही है। जी। हम जबरदस्ती अपने आप को धार्मिक बनाने में या दूसरे के कपड़ों में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने योग्य नहीं देख रहे। जी।
तो सखा दर्शन के तहत हमने ये कहा है कि आप आए, हमारे पास आए। पहली बात तो ये है कि गुरु के संबंध में मित्रवत विचार रखें। अच्छा, पहला, ऐसा कोई पूजनीय इंसान नहीं? नहीं, कोई पूजनीय नहीं है। ये व्यक्ति है जो आपको गाइड करता है, लेकिन इसकी जिंदगी इसकी है, वो मुझे अपने ऊपर थोपनी नहीं। अच्छा। और ना ही इसकी जिंदगी के संबंध में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, वो उसकी है। अब मेरे गुरु जी हैं, वो कितनी देर सो रहे कितनी देर नहीं सो रहे, इसमें मुझे क्या लेना देना? बिल्कुल। किसके साथ सो रहे किसके साथ नहीं सो रहे, इसमें मुझे क्या लेना देना? मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बिल्कुल। तो आपको उस ज्ञान को लेने की जरूरत है। हाँ। अब ये तो नहीं है कि मैंने ओशो को प्रेम किया, मैं कहूंगा मुझे जब तक 99 रोल्स रॉयल नहीं मिल जाएंगी मेरा काम नहीं होने वाला। ये क्या बात हुई? मेरा काम सिर्फ उनके ज्ञान से चल रहा है, तो मैं अपने ज्ञान से काम चलाऊंगा। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि आप 2 करोड़ रुपए की घड़ी पहने थे, मुझे भी 2 करोड़ की घड़ी पहनाओ पहले, फिर हम ज्ञान लेंगे आपका। ये नहीं चलेगा। ना ही हमें उनसे जलन करने की जरूरत है कि उन्होंने ये कैसे कर लिया। अब कुछ लोग गुरुओं के आश्रम में जाते हैं ज्ञान लेने, लेकिन ढूंढ तो वहां कुछ और रहे हैं। बिल्कुल। आज हम लोग जिस दिन यहाँ बात कर रहे हैं उस दिन यहाँ कुंभ चल रहा है, एक तरीके से अभी इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कुंभ में आप देख रहे होंगे कि बहुत से पत्रकार जाके इस समय 2 वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक वो IITN बाबा का जी, और दूसरा वो एक लड़की जो आंख वाला। आज सुबह ही मैंने देखा है, एक जेट वाले बाबा भी मिले हैं अभी। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे। आप कुंभ में वहां स्नान करके भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने को ध्यान साधने गए हैं कि वहां किसी की आंखों में डूबने का इरादा लेके गए हैं? नहीं, ऑब्वियसली हम तो ज्ञान प्राप्ति और शांति, आत्मा की शांति के लिए तो आत्मा की शांति के लिए जाइए ना। कुंभ में जो कंसेप्ट्स हैं कि वहां जाना है, वहां स्नान करना है, वो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, उनका लाभ लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इन सब का पालन करिए ना। अब आप जा किसी और वजह से रहे, कर कुछ वहां और रहे हैं, ये कैसा धर्म होगा? अब वो कह रहे हैं कि IIT छोड़ के कोई बाबा बन गया। अब आप एक बताइए, एक व्यक्ति को अगर मैं कहूं कि आपको वहां जाना है और वहां जाके वहां उधर किचन एरिया है, वहां से मेरे लिए पानी लाना है, तो वो कहेगा पहले मैं गेट पे जाता हूं, फिर गेट से एंट्री करूंगा, फिर मैं आपके रूम में आऊंगा, वहां से गिलास लूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा और फिर मैं वहां से पानी लेके आऊंगा। आप इसे क्या कहेंगे? बेवकूफी। बेवकूफ कहेंगे। तो कोई आदमी इतना पढ़ लिख के IIT होने के बाद उसको पता लगा कि ये तो बेकार है और मुझे बाबा होना है, तो इसको हम ज्ञानी मानेंगे बेवकूफ? बेवकूफ जो ज्ञानी हो गया। वाह क्या बात है। अब यहीं पे तक बदल गए। सच बात तो यह है कि इसने अपनी इतनी जिंदगी खराब की। तो सखा दर्शन कहता है कि आप मेरे पास आइए, पहले से जिंदगी हम आपको पहले से बता देंगे कि आपको फालतू का रास्ता तय करना है कि नहीं तय करना है। आपकी योग्यता के अनुरूप आप एक रास्ता चुनिए, उस पर आगे बढ़िए। और अभी भी उसका डिसाइड नहीं है कि वो आगे क्या होने वाला है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मतलब डिसाइडेड नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि भटक भटक के हम पहुंच रहे हैं, तो फिर इसे तुक्का कहेंगे। बिल्कुल। अगर हर एक को भटक के पहुंचना है तो किसी धर्म की किसी पुस्तक की जरूरत क्या है? आप देखिए 9 दर्शन बने हैं, 9 दर्शनों में स्पष्ट है यदि आपका व्यक्तित्व योग दर्शन के अनुरूप है तो आप अष्टांग मार्ग का जो है वो पालन करिए और आप अपनी यात्रा पूरी करिए। और बहुत से लोग उसमें अपने को कंफर्ट पाते हैं, वो अपनी यात्रा कर लेते हैं। तो सभी तरीके के मार्ग ये कहते हैं कि पहले आपका ये कैरेक्टर हो, आपको ये पालन करना है, फिर आगे बढ़ना है जी। तो ये आप पहले क्यों नहीं तय कर सकते? तो अगर धर्मों का उपयोग करना है तो इस तरीके से करना है कि पहले हमें अपनी योग्यता समझनी है, क्या हम वो पालन कर पाएंगे कि नहीं पालन कर पाएंगे जी, या करके ही पछताएंगे। इसको ही अगर आपने सोच रखा तो फिर ये मत कहिए कि आप धार्मिक हैं। बिल्कुल। फिर तो आप ये कहिए अभी हम ढूंढ रहे हैं। फिर तो कुंभ में गए करोड़ों लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई देखो हम आ तो गए बट आई एम नॉट श्योर, हमें अभी तय करना है कि ये रास्ता हमारे लिए है कि नहीं है। नहीं है। तो वो भी एक तरीका है। अगर कोई लोग भटक के पाना चाहते हैं तो वो निश्चित अपना प्रयास करें। मुझे लगता है सर हर एक की जर्नी अपनी अलग होती है, भटक भटक के पहुंचो तभी रास्ता ज्यादा। देखिए इसीलिए बुद्ध का मार्ग बुद्ध के लिए बहुत अनुरूप है। उस पे वो लोग बहुत सुगमता से चल पाए बुद्ध के समय में, जो उस समय राजा थे और भोग विलास की परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उन्हें बुद्ध का कंसेप्ट तुरंत समझ में आ गया कि ये क्या था। लेकिन आज बुद्ध के पीछे जिस तरीके के लोग चल रहे हैं, ना तो ये भोग विलास से गुजरे हैं, ना इन्हें ये पता है कि जीवन के ये सब चीजें हैं क्या, बस बुद्ध को देख के कूद पड़े। वो सब चीजें जान के उन्हें छोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
देखिए पहली बात तो ये है कि फिर ये मान लेते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मुझे अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं बुद्ध का सन्यासी नहीं हो सकता? तो मैं ये कह सकता हूं तो बुद्ध से अच्छा कबीर का सन्यासी हो सकता है। सन्यासी ही तो होना है ना। बिल्कुल। अब ये तो है नहीं कि हम मोहल्ले के उसी लड़के से प्रेम करेंगे जिसके पास BMW हो। ये तो कोई बात नहीं, हमें प्रेम करना है, हम अपनी योग्यता के अनुरूप प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो सरल रहेगा। जी। तो सर ये जो आपकी विचारधारा है, ये तो वैसे काफी रेवोल्यूशनरी बिल्कुल नहीं है। मैं अपने लिए अपना रहा हूं। मैंने अपनी विचारधारा को थोपने को कब कहा? मैंने अपना दर्शन रखा। मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि सबको मेरी तरह जीना चाहिए? नहीं। तो फिर ये थोपना तो नहीं है ना। और जब थोप ही नहीं रहा हूं तो कोई विचारधारा ही नहीं तो विचारधारा नहीं है। और रही बात ये कि मैं अपनी जो जिंदगी जी रहा हूं पूरे तरीके से मैं लीगल पर्सन हूं, इलीगल तो बिल्कुल नहीं हूं। बिल्कुल। तो लीगल हूं तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? जो मेरे साथ स्त्रियां रह रही हैं उन्होंने सबने अपना जो है बता के रह रही हैं और पब्लिक के बीच रह रही हैं, सबको पता है। तो ये क्योंकि सर ये ऐसा लगता है कि ऐसी सब बातें करके ना हम लोग एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो ऐसी ओपन विचारधारा, देखिए कि जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ओशो थे, ओशो ने अपने टाइम में जो विचारधारा दी वो बिल्कुल अलग टाइप की थी। मतलब उसको फिर लोगों ने बहुत जल्दी फॉलो करना शुरू कर दिया, एक तरीके का कल्ट बन गया एक। क्या आपका भी वैसा कुछ प्लान है? देखिए अगर फिलहाल तो कल्ट का तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है, बिल्कुल भी अभी नहीं है। अभी नहीं, क्या कभी नहीं होगा। अच्छा। कल्ट का प्लान तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कल्ट के लिए तो मेरे पास ऑप्शन रह चुके। पहले ऑप्शन ऐसे रह चुके हैं जिसमें मैं कल्ट आराम से बना सकता था, मैंने तो उनको गिराया। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मुझे ओशो सन्यासी बहुत बड़ी संख्या में जानते हैं और मानते हैं। मैं अगर ओशो की विचारधारा को ही आगे बढ़ाऊं जो कि कम कंट्रोवर्शियल तो नहीं, वो तो सर अमेजिंगली, वो तो आज तक कंट्रोवर्सी है और बहुत इजीली लोग मुझे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कई जगह ओशो की विचारधारा को भी खंडित किया। अच्छा। मैंने वहां भी खंडन किया। मैंने कहा ओशो की विचारधारा में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अभी आप लोग इसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, सब कुछ थोपना चाहते हैं। आपको मोक्ष भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो आप पहले चुन लीजिए आपका मोक्ष का मार्ग है, आपका भोग का मार्ग है, कि आपका जो है दर्शन का मार्ग, क्या मार्ग क्या है जी। तो वो चुन लीजिए। ओशो ने तो चुनने को कहा था, ओशो भी मेरी तरह चुनने की बात कर रहे थे, लेकिन सभी को सब कुछ खा जाना है, ये गड़बड़ है। वो सब लोग चुनना नहीं चाहते थे, वो सारी चीजें चुनना चाहते थे। तो वही बात अब मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष के माध्यम से बहुत इजी है लोगों को समझाना कि आपके लिए क्या मार्ग है, यहां तक कि ये भी समझाना कि आपके लिए कोई मार्ग नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल ये धर्म के लफड़े में मत पड़िए, शांति से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, यही आपका मार्ग है। जी। ये भी समझाया जाए। आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं सर? क्या आपने ज्योतिषी वैसे पढ़ी हुई है? नहीं, मैं पढ़ने में तो बिलीव करते ही नहीं, तो पढ़ता तो हुई नहीं। मैं पढ़ने में बोर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि जितनी तेज चलती है, किताबें उतनी तेज हम पढ़ नहीं सकते। मैं बोलने में, सुनने में यकीन रखता हूँ। तो यदि कोई प्रोग्राम चल रहा है या मैं ज्योतिषों से चर्चा करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनसे चर्चा करते मेरे क्लास क्वेश्चन से ही मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बुक ही पढ़नी है, ये भी एक गलत धारणा है कि बुक से ही सीखा जाएगा। हाँ। मेरा अपना मानना है सीखने के लिए आपको कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो मैं सीखता हूं, अपने ढंग से सीखता हूं। और ज्योतिष को मानना और जानना, ये तो बात ही गलत है। अगर आप बोले कि आप मानते हैं, तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं भगवान को मानता हूं, तो मतलब कोई चीज है नहीं दिख रही, आप उसे मानते हैं। मैं कह रहा हूं ये एक साइंस है। साइंस को मानने जानने की जरूरत नहीं है, साइंस को प्रयोग करके देखने की जरूरत है, प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन साइंस के साथ हमेशा एक संभावना रहती है कि कहीं पे गड़बड़ भी सकता है। तो यदि कोई कहीं पे मैं प्रूफ नहीं कर पाऊं, तो लोग ये तो नहीं कह सकते कि मैं गलत हूं। साइंस में कहाँ संभावना होती है सर कि गड़बड़ सकता है? जैसे अगर मैं 2 केमिकल मिलाऊंगा तो वो तो श्योरिटी है कि तीसरा केमिकल जो बनेगा वो वही बनेगा। नहीं, तो अब आप इसको दूसरे ढंग से देख लीजिए। आप 10 टीवी एक साथ खरीद के लाइए, लेकिन आगे पीछे जो है वो फूकेंगे। हाँ, ये बात भी है। तो बात तो वही हो गई ना कि मैं इत्तेफाक से किसी को बोला आइए आपको टीवी दिखाता हूं अपना, और मैंने खोला, फुस हो गया एकदम। अब हो गया फुस, उस समय स्थितियां वोल्टेज बढ़े कि या कुछ भी हो, लेकिन वो तो कहेगा आपका टीवी बेकार है। तो किसी सिचुएशंस में ज्योतिष भी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे नहीं वर्क करता, या ऐसा को कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। आप हमें रॉन्ग कह सकते हैं, ज्योतिष को रॉन्ग नहीं कह सकते। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन नहीं ठीक थी, लेकिन ज्योतिष ठीक नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते। ओके, ज्योतिष ठीक है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और मैं समझता हूं कि इस पे बहुत शोध की जरूरत है, और विज्ञान इसमें जितना ज्यादा सहयोग करेगा उतना ही ज्योतिष और स्ट्रांग होता जाएगा। और विज्ञान क्या कर सकता है? देखिए,
महाभारत के समय में संजय था, संजय यहां से बैठ के और बहुत दूर मैदान में युद्ध हो रहा था, वहां देख रहा था। एक टीवी ही तो समझ लीजिए, सैटेलाइट सिस्टम समझ लीजिए। बिल्कुल। विज्ञान इतना कर सकता है कि वही सैटेलाइट सिस्टम सबके लिए अवेलेबल करा दे। विज्ञान का काम है किसी भी जानकारी को जो कि बहुत बड़ी है उसको सामान्य जन तक पहुंचाने का काम। अब ज्योतिष के पास जानकारी बड़ी है, बहुत कम लोग उसको जान पाते हैं, बहुत कम लोग उतनी गहराई से अध्ययन कर पाते हैं। तो विज्ञान अगर उसमें यह सपोर्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे अब सॉफ्टवेयर में कुंडली बनती है, तो कुंडली बनने के लिए आप बस लिख के डालिए, एक अनपढ़ आदमी भी ज्यादा नहीं जानता ज्योतिष के बारे में, वो कुंडली निकल आएगी उसकी। लेकिन पहले के किसी व्यक्ति को कुंडली बनाने के लिए वर्तमान में कौन सी ग्रह दशाएं चल रही हैं वो उसको ज्ञात होना जरूरी था। बिल्कुल। तब वो बना पाता था। तो उसी प्रकार जिस प्रकार विज्ञान ने अभी तक सहयोग किया है, अगर आगे भी सहयोग करता रहे तो ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये जन कल्याण के काम में आ सकता है। अच्छा सका सर, ये एक बात बताइए, ये जो आपने सेंटर बनाया है इसमें आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं काफी सारी बीमारियों की, ये मैंने पढ़ा। देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें आप ज्योतिष को कंबाइन भी कर रहे हैं किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे हो रहा है? देखिए मैं जिस समय, अभी तो ये क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है, अभी तो समझ लीजिए बिल्कुल शुरुआत है यहाँ पे, है ना। इस सेंटर को हमने बड़ा किया। अभी तक हम काम कर रहे थे अपना मोहाली में। अच्छा। हमारा सेंटर जो था वो चंडीगढ़ मोहाली में था। तो वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो हमारे पास जगह की कमी पड़ रही थी, इसलिए हमने यहाँ बढ़ा के विस्तार किया। लेकिन हमारा काम करने का ढंग किसी की बीमारी को ठीक करने का बहुत अलग है। ओके। हम लोगों की बीमारियों को जो ठीक करते हैं वो ज्योतिष के सहयोग से, रागा के सहयोग से और साथ साथ एक हाइड्रोजन है उसके सहयोग से करते हैं। ओके। ये तीन चीजों का जोड़ है। और फिर उसको ठीक करने के बाद वो बीमार दोबारा ना बने, इसके लिए हम जो हैं एक योग निद्रा जैसी चीज है उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो 4 चीजें, 4 पिलर्स हैं हमारे जो थेरेपी है, और इसमें सभी तरीके की बीमारियों को हम ठीक करते हैं। सभी तरीके की, कैंसर हो, आपका कुछ भी ऐसी बीमारी, यहाँ तक कि कुछ ऐसी बीमारियों को हमने अभी तक ठीक किया है जिसके लिए मेडिकल साइंस में कोई जगह ही नहीं है ठीक होने की। जैसे कि सीपी, जैसे कि ऑटिज्म ठीक हो गया भैया, ऑटिज्म को ठीक किया है ना। इस तरीके की कई ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं जिसपे बिल्कुल एकदम हैंड्स अप कर देता है मेडिकल साइंस, हमने उनको ठीक किया। हमारे पास तो 5% क्लाइंट तो डॉक्टर्स हैं। अच्छा। MBBS इसके डॉक्टर। पीछे कुछ साइंटिफिकल स्टडीज है कि ये किस वजह से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, या मतलब 1000 में से एक आदमी कोई बाई चांस ठीक हो गया तो फिर उसको कहा जाता है कि हमने ठीक कर दिया? देखिए हमारे पास ठीक होने वाले का रेशियो जो है वो 95% से ज्यादा का है। इतने तो हॉस्पिटलों में भी नहीं होता। हमारे पास है 95% से ज्यादा रेशियो है, और 5% वो लोग हैं जो उस समय को या जो हम लोग कहते हैं उसको मानते नहीं। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कहते हैं कि कई केसों में, मतलब लगभग 98% केसों में ये कहना पड़ता है कि आप कोई भी दवाई नहीं लेंगे। अच्छा, जो पुरानी उनकी एलोपैथी चल रही है। हाँ, और इसीलिए हमने एक स्लोगन रखा है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने एक स्लोगन रखा है कि जब सब जगह से हार जाएं तब हमारे पास आए। जब वहां से ठीक हो ही नहीं रहे तो फिर भाई, जब आपने पहले सब करके देख लिया, सब जगह से आप हार गए और अब वह ठीक नहीं हो रहे हैं, आप हमारे पास तब आए हैं, तो अब तो कम से कम वो चीजों को फॉलो मत करो। बिल्कुल। और फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं आदतवश नहीं मानते, तो वही रेशियो 5%। जैसे सर मुझे बीपी है, ठीक है, मैं आपके पास आ गया कि सर मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बोलो भाई बीपी की गोली खाना बंद कर दे, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उससे मुझे जो, अब ये हो सकता है कि वो बीपी की गोली खाने की मुझे आदत पड़ गई है, मुझे साइड इफेक्ट्स हैं, अगर मैं उसे बंद कर दूंगा तो मुझे हर दूसरे दिन माइग्रेन का पेन होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हम आपकी वो गोली बंद तब करवाएंगे ना जब हम अपना इलाज शुरू करेंगे। अच्छा, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद? नहीं, सर्टेन लेवल के बाद नहीं, हम पहले दिन से करेंगे। अच्छा। लेकिन उसके तुरंत हम जो हैं आपको बैकअप देंगे ना, उसका आपको ठीक करने का बैकअप देंगे। हमारे पास ऐसे कितने आप वीडियो देख सकते हैं जो लोग ठीक होके गए हैं उनके, कि पहले दिन से उन्होंने गोली छोड़ी और पूरे तरीके से ठीक होके यहाँ गए। ओके। IBS के पेशेंट्स लाखों करोड़ों पड़े हैं दुनिया में, IBS ठीक नहीं हो रहा, और IBS के पेशेंट्स को हम यहाँ पे अपने किचन में छोले भटूरे खिलवा के जो हैं, IBS के पेशेंट्स को, यस, पकौड़े खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, सारी सब्जियां, सारी चीजें बनती हैं। हमारे यहाँ एक और नियम है, भोजन पे कोई रोक टोक नहीं।
मतलब हर तरीके का भोजन चलेगा, नॉनवेज छोड़ के बाकी सब भोजन चलता है यहाँ पे, हर चीज बनती है। अच्छा, मतलब ऐसा और नहीं आपको कि वही खानी है। उबली दाल वाल कुछ ना। नहीं, क्योंकि मैंने खाई थी दाल कल, बहुत अच्छी हमारे यहाँ सब कुछ खाया जाता है, बढ़िया ढंग से खाया जाता है। आज सुबह तो आपने हमने जलेबी पकौड़े भी खाई, जलेबी और पकौड़े खाए और मैंने। जलेबी पकौड़े खाई। तो बात ऐसी है कि ये सब भोजन खा के भी यहाँ पे हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल। भोजन को रोक टोक नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है, मेडिकल साइंस या जो भी साइंस बनी है, इनसे एक भूल हुई है। अगर आप इसे ज्योतिष से समझें तो आप समझ पाएंगे। ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो राहु हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, यानी कि हम देखेंगे, सूंघेंगे, चखेंगे, सुनेंगे, हम शोध करेंगे। लेकिन असली चीज जो है, बॉडी तो नीचे की बड़ी है, सारी संतुष्टि इसे मिल रही, सारे अनुभव इसे मिल रहे, हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने ज्यादातर उन चीजों को रिसर्च और उन सब का हिस्सा माना जो कि उनको आंखों से दिख रही थी और उनको जो महसूस कर पा रहे थे। तो लोगों ने समझा हम खाना खाते हैं और इस खाना खाने से ही बीमारी हो रही है, तो उन्होंने खाने पे रोक टोक लगा दी। जबकि खाने से बीमारी का कोई लेना देना नहीं। आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो कि शीशा खा जाते हैं, जो कि लकड़ी खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं। आप उनसे मिलके कभी ये पूछिए कि पॉटी में क्या निकलता है, तो वो भी आपको पता लगेगा नॉर्मल इंसान की तरह पॉटी होती है। बिल्कुल। मैं तो मिला हूं ऐसे लोगों से, मैंने यही क्वेश्चन किया, मैंने कहा बाकी सब चमत्कार छोड़ो, ये बताओ पॉटी कैसी होती है। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो मैंने कहा कि बस आपके शरीर में सभी चीजों को पचाने की क्षमता है, बशर्ते हम उसे खराब ना करें जी। हम इस क्षमता को खराब कर दें और बाद में हम रोना रोएं कि वो अब हमें ये खाने से तकलीफ होती है, तो वो तो हमने अपनी क्षमता खराब की। ओके। हमारे अगर ये स्टडी, आप ज्योतिष के माध्यम से बहुत स्टडी हो सकती है कि किसी व्यक्ति का कौन सा ग्रह वीक है, तो उसे किस तरीके के भोजन जो है वो सुपाच्य नहीं है। ओके। अब अगर किसी व्यक्ति को आईबीएस है, तो मैं कह सकता हूं कि आईबीएस है, इसका मतलब उसका चंद्र बिगड़ा हुआ है। अब चंद्र बिगड़ा हुआ है, चंद्र माँ है। अब माँ भोजन देती है, तो माँ के संबंध में स्पष्ट कहा जाता है जो आपकी थाली में भोजन हो वो आपको कर लेना चाहिए। यदि आप भोजन का इनकार करेंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आप चंद्रमा का और ज्यादा अपमान कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति का पहले ही से चंद्रमा खराब है, इसलिए उसे आईबीएस हुआ। अब वही व्यक्ति और ज्यादा खाना जो है वो रोक रोक के खा रहा है, तो वो चंद्रमा लगातार खराब कर रहा है, इसीलिए लाइफ टाइम लोगों को आईबीएस ठीक नहीं होता। मतलब जो माँ बनाए वो खा लेना चाहिए। हिंदुस्तान के बहुत से बड़े ऐसे नामी डॉक्टर हैं जिनको आईबीएस खुद है और वो दुनिया के इलाज कर रहे हैं, लेकिन अपना आईबीएस आज तक ठीक नहीं कर पाए। नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये एक तो हमारे संसार में ना बड़ी प्रॉब्लम है कि नाम नहीं लेते हम लोग, नाम लेने चाहिए। नहीं, अगर परमिशन देते हैं आप नाम की, तो हम बता देते हैं। मैं तो डाल दूंगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर विश्वरूप राय को जो है आईबीएस है। अच्छा। वो खुद दूध नहीं पी सकता, इसलिए दुनिया का दूध बंद कर रहा है। अब यार हमें खुद नहीं दूध पिया जाता, नहीं हजम होता, ओके दैट्स ऑल। और गजब की बात है, वो खुद तो दूध पीते नहीं है और उसी के लिए उनकी खोज भी है कि दूध क्या क्या नुकसान करता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो है वो राजीव दीक्षित का अपने फोटो लगा रखा है कि राजीव दीक्षित को वो मानते हैं। और राजीव दीक्षित तो कहते थे जितना दूध पी सको, जितना दही खा सको, जितना घी खा सको उतना अच्छा है। तो ये तो वही हो गया कि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं किसी आदमी का फोटो किसी और चीज के लिए, और दूसरा हमें अपनी दिक्कत है तो लोग हमसे ये क्वेश्चन ना कर दें कि आप दूध क्यों नहीं पीते, इसलिए सभी का छुड़वा दो। पर सर एक बात बताइए ना, जैसे आप जो थेरेपी देते हैं वो तो एक जेनेरिक थेरेपी है, जनरल थेरेपी है, मतलब जनरल कैसे है? नहीं, जैसे हाइड्रोजन थेरेपी है वो तो सबको मिल रही है। कहाँ मिल रही? आप ही देंगे। हाँ वो हम देंगे, है ना। तो वो सबको मिल रही है। जैसे मुझे प्रॉब्लम है माइग्रेन की, किसी को प्रॉब्लम होगी आईबीएस की हो सकती है, किसी को पाइल्स हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और थेरेपी हमारी हाइड्रोजन थेरेपी है, तो ये हर एक बीमारी को कैसे ठीक कर रही है? देखिए यही मेरा सवाल है। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझिए। एक डॉक्टर के पास चाकू है, बिल्कुल, वो उससे ऑपरेशन कर रहा, उसी चाकू से वो हार्ट का भी ऑपरेशन करता है पेट खोलने के लिए, उसी से वो और ऑर्गन्स का भी करता है। चाकू तो एक है, लेकिन वो कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है, कितना कट लगाना है, ऑर्गन को निकालना है कि वहीं पे सेट करना है, ये सब डिसीजन डॉक्टर लेता है। बिल्कुल। तो हम वो डिसीजंस लेते हैं कि एक इंसान को कितनी देर किस टाइम पे ये हाइड्रोजन दी जानी है। अच्छा। इसके साथ रागा कौन सा दिया जाना है, उसके माइंडसेट को कैसे तैयार करना है,
ये कई चीजें हम डिसाइड करते हैं। इसी के लिए हम ज्योतिष से एनालिसिस करते हैं, हम रागा चूज करते हैं। अलग अलग रागा हैं हर एक के लिए। अच्छा। कोई एक रागा नहीं है जिसको हर एक को दे दिया। कोई नमक की पुड़िया हम नहीं दे रहे हैं हर एक को एक ही जैसी। हर एक के लिए अलग अलग है। ये पूरी स्टडी होती है। ओके। जैसे आप एक शब्द बोलते हैं कि हमें पेट दर्द की दवाई दे दो, सर दर्द की दवाई दे दो, टांग में दर्द की दवाई दे दो, तो आप शब्द दवाई बोल रहे हैं। क्या सारी दवाई एक जैसी? नहीं। सारी टेबलेट एक जैसी? नहीं। क्या है? उनमें कुछ साइंस है ना। बिल्कुल सेम हेयर यहाँ पे भी साइंस है। शब्द एक ही है कि आपको हाइड्रोजन थेरेपी दी जाएगी, रागा थेरेपी दी जाएगी, लेकिन रागा कौन सा दिया जाएगा, हाइड्रोजन कितनी दी जाएगी, कितनी बार दी जाएगी, किस किस टाइम दी जाएगी, वो पूरी एक रिसर्च है। अच्छा, मतलब इसके पीछे आपके पास कुछ एक सॉलिड रिसर्च है? बिल्कुल रिसर्च है, तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कैसे कर देंगे? कितने लोगों पे अब तक करी होगी सर ये रिसर्च? देखिए, अगर रिसर्च की बात है राइट नाउ हमारे पूरी वर्ल्ड में अगर क्लाइंट्स की बात करें 550 से ज्यादा राइट नाउ इलाज ले रहे हैं। अच्छा। अगर किसी अस्पताल में, देखिए एक हमारी थेरेपी की खासियत देखिए, हमारी थेरेपी की खासियत ये है कि इसे केवल यहाँ आके लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आप पात्र हैं और आप भुगतान कर सकते हैं तो आप अपने घर पे भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में और सेम थेरेपी होगी, मतलब आप अपने घर पे लेंगे तब भी सेम होगी, यहाँ लेंगे तब भी वही थेरेपी होगी। बस यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का अलग होगा, तो वो आपके लिए देखने की बात है। आधा आदमी तो आके वैसे ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। अब हम ये एनवायरनमेंट भी इसीलिए क्रिएट किया है कि पहले हम लोगों ने जो 2 महीने में 4 महीने में ठीक होते थे, वो इस एनवायरनमेंट में 1 महीने में ठीक हो सकते हैं। महीने में ठीक हो सकता है। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट इसलिए किया कि हम अपनी थेरेपी को और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएं। ओके। इसीलिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया। तो बात ऐसी है कि अगर किसी हॉस्पिटल में 550 मरीज एडमिट हों, तो आप सोचिए कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, बिल्कुल, कितना बड़ा स्टाफ होगा, कितना दौड़ भाग होगी, एक पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी। लेकिन हम 550 लोगों को राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में इलाज दे रहे हैं, और वो इलाज दे रहे हैं और हमारे पास देखिए कितना सुकून है। बिल्कुल। सबकी स्टडी होती है, वो मेरा काम है। मैं अपने रूम में और करता क्या हूँ, स्टडी करना, लोगों के लिए क्या चीज़ मैनेज करनी, कैसे करनी, और डीप स्टडी करना, इसको हम कितने अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये सब कर रहे हैं हम। अच्छा। और ये घर पे इतने लोग क्यों लेते हैं? हमारे पास एक क्लाइंट अगर यहाँ आता है तो आप मान लीजिए 50 क्लाइंट घर पे और लेते हैं। रीजन, हमारा स्लोगन है ना कि आप जब सब जगह से हार जाएं तब हमारे पास आए। तो सब जगह से हारते कौन है? जो मतलब क्रिटिकल केसेस हैं। तो क्रिटिकल केसेस में ये होता है कि किसी की थेरेपी 6 महीने, किसी की 8 महीने, किसी की साल भर निकलती है। अब ऐसी स्थिति में 1 साल तक अगर वो यहाँ रहे, और सपोज हस्बैंड यहाँ रहे, अब उसकी वाइफ यहाँ रहे, बीच में बच्चे यहाँ आए, तो हस्बैंड तो ठीक होगा और पता लगेगा बाकी बीमार हो गए। बिल्कुल। तो ये कौन सा इलाज हुआ कि एक अस्पताल में हमने एक को ठीक किया और 4 बीमार कर दिए? तो हम लोगों ने इसको सोचा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कि हम थेरेपी को इतना अच्छे ढंग से डिजाइन करें कि ये लोगों को ठीक करे और लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। पर सर ये जो हाइड्रोथेरेपी है, ये हाइड्रोजन जो थेरेपी है, ये घर पे कैसे प्रोवाइड हो रही है? ये मशीन के माध्यम से दी जाती है हाइड्रोजन। तो हम वो मशीन प्रोवाइड करते हैं कि वो मशीन उसको परचेज करनी पड़ती है। अच्छा। और उसके बाद हम लोग अपना पूरा जो बाकी चीजें हैं, रागा, टाइमिंग, वो सारी चीजें, वो उनको टाइम टू टाइम हमारी टीम उनसे कनेक्ट रहती है, वो उनको भेजते रहते हैं। ये तो फिर सर ये भी अमीरों की थेरेपी हो गई? नहीं, अमीरों की थेरेपी, देखिए कोई भी चीज जो शुरुआत में आती है आपको अमीरों की लगेगी। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि अभी कैंसर के ऊपर एक आया था कि कैंसर के ऊपर कुछ नई खोज हुई है, उससे कैंसर ठीक हो सकता है, वो जीन थेरेपी पता नहीं करके बोला गया। उसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए थी और बड़ी दुनिया खुश हुई कि कितनी अच्छी खोज कर ली है। वो 40 लाख रुपए। हमारी थेरेपी में आपका ना दवाई का खर्चा है, ना कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा है। यदि आप घर लेके करते हैं तो 8 लाख रुपए में लगभग हो जाता है। अच्छा। जिसमें हम जीएसटी भी देते हैं, जिसमें हम टैक्सेस भी दे रहे हैं। ओके। तो सब चीजें हम दे रहे हैं। तो इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है? कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है, बशर्ते वो बीमारी होनी चाहिए। मतलब अब जैसे बुढ़ापा नहीं ठीक किया जा सकता। अब वो लोग बुढ़ापे को बीमारी मानते हैं। वो तो सोच है। अब सफेद बाल नहीं ठीक किए जा सकते। वो तो आपके भी नहीं ठीक। हाँ, अब रिंकल्स पड़ेंगे उम्र के साथ, ठीक नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम रिवर्स एजिंग के लिए काम करने के लिए हैं
कि ये रिवर्स जब हो जाए फिर मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ, लेकिन रिवर्स एजिंग का मतलब आप दूध पीते बच्चे नहीं हो जाएंगे। नहीं, मैं यंग ही होना रहना चाहता हूँ, बस मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। तो वो तो अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनको पालन करके आप बने रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन क्या आप उतना अफोर्ड कर पाएंगे? फिर वही बात, अगर मैं वो अमीरों की खोल तरह अमीरों की हो गई, अरे भाई तो अमीर होना क्या कोई अपमान की बात है कि नहीं, क्या है? अमीर होना अपमान की बात नहीं है सर, वो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ गरीबों के लिए भी तो कोई सोचे। नहीं, गरीबों के लिए भी सोची जा सकती है, गरीबों के लिए भी सोची जा सकती है, लेकिन कोई भी चीज जब नई आती है तो वो आप अमीरों के हमसे लिए कह रहे हैं आती है। गरीबों के लिए। मोदी जी को बोलिए टैक्स छोड़ दें। मैं तो बोलता हूँ सर, वो मानते नहीं है। अब फिर मोदी जी गरीबों का नहीं सोचते, हमारे लिए मत कही। हमसे तो मोदी जी अमीर बन रहे हैं, जी। हम तो मोदी जी को दे रहे हैं, ये मोदी जो- जी अमीर सर, बन रहे हैं। जो रागा थेरेपी, ये कैसे, ये साउंड थेरेपी की तरह काम करती है? ये साउंड थेरेपी की तरह नहीं, रागा होते हैं चित्त के अलग अलग उस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये म्यूजिक वाले राग नहीं है ये जो, या वही है? नहीं, म्यूजिक वाले राग ही हैं। अच्छा। लेकिन राग डिजाइन्स होते हैं वो, कि किस तरीके की चीजें हैं, कैसा रागा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्लूट सुनाए तो आपकी गर्दन में मूव होता है। आपको घुंघरू की आवाज सुने तो पैरों में होगा। आप ढोलक की साउंड सुने तो आपके हिप में मूवमेंट होगा। ओके। तो हर म्यूजिक आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे जो है वो इम्पैक्ट करता है। अब यही स्थिति आप ये समझ लीजिए कि ऐसे भी रागा हैं जो आपके स्पर्म्स काउंटिंग बढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसे भी रागा हैं जो आपके खून को बढ़ाते हैं। ओके। ऐसे भी रागा हैं जो आपके फैट को खा जाते हैं। ये मैं आपसे पूछ के जाऊंगा फिर। हाँ, नहीं, हम पूछ के थोड़ी, हम तो बताते हैं। हमारे पास जितने भी आपको यहाँ ऐसे जितने भी बच्चे हमारे यहाँ दिखाई देंगे, सब ऐसा fit हैं। लगेगा सब जो है कोई एक ही सांचे में फिट है एकदम। बिल्कुल। तो मैं मजाक में कहीं बोलता हूँ, मैं सब एक ही सांचे में इसलिए फिट कर दिया कि इकट्ठे कपड़े खरीद लाओ, किसी ना किसी के आ ही जाएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि नेचुरली फिट करती है वो हमारी बॉडी को। वो सारी चीजें नेचुरली फिट करती हैं, हमें कोई भी अननेचुरल चीज से नहीं गुजरना पड़ता। ओके। और अभी तक देखिए, साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। लेकिन हम कहते हैं, आपकी डंके की therapy चोट का पे कोई कहते side हैं, effect नहीं। हाइड्रोजन दुनिया का एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके संबंध में 19 साल से ज्यादा पूरे दुनिया के साइंटिस्टों ने खोज करके देख लिया, आज तक कोई भी साइड इफेक्ट मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। एक्चुअली बेसिक ऑफ लाइफ है, हाइड्रोजन से ही सारी बेस लाइफ ऑफ बनी है। लाइफ, बेस ऑफ ये प्योरिटी है। मतलब जितने भी आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स, ये पहला मॉलिक्यूल्स है जो यूनिवर्स में आया था। अभी तक साइंस कहती है जो फर्स्ट मॉलिक्यूल यूनिवर्स में आया वो हाइड्रोजन है। उसके बाद जितने भी आप चीजें देखते हैं, जितनी गैसेस देखते हैं, वो सब वो इसके बाद बना है। यानी कि कॉकटेल्स हैं वो, ये प्योर फॉर्म है। तो जो फर्स्ट होता है वो प्योर होता है, उसके बाद जो होते हैं वो और चीजें होती हैं। कि जैसे आप बोल रहे हैं किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है, तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जो इससे भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बोल देते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, और एक फॉल्स होप बन जाती है। क्योंकि ऐसा कोई, हम लोगों ने लाखों लोगों के ऊपर तो इस चीज़ की रिसर्च करी नहीं है। जैसे किसी भी दवाई को लॉन्च करने से पहले मार्केट में लाखों हज़ारों लोगों के ऊपर उसका रिसर्च किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग एक फॉल्स होप दे रहे हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम पहले केस की स्टडी करते हैं कुंडली के माध्यम से। हमारे पास कोई भी मरीज ऐसे नहीं सीधे नहीं आता। अच्छा। पहले वो लोग जो हैं अपना पूरा एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो भरते हैं। उसमें सारा कुछ डाटा लेने के बाद हमारी पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी का भी है, इसमें रागा के भी हैं, मैं खुद भी हूँ। तो हम लोग सारे मिल के ये चीज़ इसको देखते हैं कि हाँ इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं। अच्छा। लगभग 5 या 7 केस ऐसे हुए हैं अभी तक जिनको हम लोगों ने कहा कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा। और उस कंडीशन में उनकी जो स्टडी के चार्जेस होते हैं स्टार्टिंग में, और वो भी वापस कर दिए हमने। ओके। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो अब कोई भी दुनिया में नहीं है। अच्छा। उनके केस में ही दिख रहा था कि ये नहीं बच सकते। ओके। तो हम मतलब फॉल्स नहीं करते। हाँ, उसके बाद जिनको हम ओके बोलते हैं, तो अगर किसी को हमने बोल दिया, कई केस बड़े मज़ेदार आपको बताता हूँ, ऐसे भी हुए कि उन्होंने हमसे क्रिटिकल कंडीशन थी, फ़ोन किया। हाँ। और उन्होंने सब स्टडी कराई, तो हमने स्टडी करके बताया कि ओके हाँ ठीक हो सकते हैं, 1.5-2 साल का वक्त लगेगा रिकवरी करने में, पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ओके थैंक्स। तो मैंने कहा, कह लेंगे कि वो बस ठीक है, जब आपने ज्योतिष में देख लिया 2 साल में ठीक हो जाएगा तो फिर अब थेरेपी लेने की क्या ज़रूरत। तो मैं कई बार ऐसे हंसते बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं आपको बोलूँ कि दिल्ली से बॉम्बे जाने में लगभग आपको 20 घंटे का वक्त लगेगा। आप बैठेंगे यहाँ से ट्रेन में तो 20 घंटे बाद आप बॉम्बे होंगे, तो आप यहीं आंख बंद करके बैठ जाइए, बॉम्बे पहुंच और जाएंगे। बॉम्बे 20 घंटे बाद उठ जाइएगा। तो ऐसा नहीं होता।
केस की स्टडी के साथ साथ हम अपनी भी जो पैथी है उसकी भी स्टडी करते हैं Treatment कि भी तो कितना चाहिए। वर्क करेगी, उसके पूरे हालात क्या हैं, उनके घर का उनका एनवायरनमेंट क्या है, वो सब हम लोग फॉर्म में उसको भरवा के तब स्टडी करते हैं। तो यदि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम मना कर देते हैं। अच्छा। हम वो केस लेते ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी तो होता होगा सर, कोई आपने बोल दिया कि हाँ हम ठीक कर देंगे और उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी तो होता हाँ बिल्कुल, एक दो केस ऐसे हुए, लेकिन वो वही केस थे जिन्होंने नहीं हमारा कहना माना। जैसे कि मैं आपको एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं कि पेन किलर्स नहीं लेने, होगा। ओके। ये एक पहली शर्त है, पेन किलर्स नहीं लेने। अब किसी को बहुत पेन हो रहा, वो मानता नहीं, पेन किलर ले लेता है। अब देखिए, डॉक्टर भी कहते हैं दुनिया में कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपको अंदर से, कमजोर ना करे। हाँ, और साथ साथ ये सभी अंदर से ही ठीक करेंगी। पेन किलर तो ऐसा समझ लीजिए कि हमने अपने अलार्मिंग सिस्टम को बंद कर लिया। हमने घर में एक अलार्मिंग सिस्टम लगाया जो कि चोर आने पे बताएगा कि आपके घर में चोर आ गया, और जब वो अलार्म बजने लगा तो हमने अपनी पत्नी को बोला जाओ इसको जाके बंद कर दो, तो उसे चोर तो नहीं गया, इसको भी पॉडकास्ट करना है। चोर तो है। और जब वो अलार्म बजने लगा तो हमने अपनी पत्नी को बोला जाओ इसको जाके बंद कर दो, तो उसे चोर तो नहीं गया, इसको भी पॉडकास्ट करना है। चोर तो है। और जब वो अलार्म बजने लगा तो हमने अपनी पत्नी को बोला जाओ इसको जाके बंद कर दो, तो उसे चोर तो नहीं गया, इसको भी पॉडकास्ट करना है। चोर तो है। तो बिल्कुल वो भी आवाज सहमति दिखा रहा है, सहमति मेरे जता साथ। रहा है। हाँ बिल्कुल। कोई वो है हमारे पित्र। तो आशीष मिल रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम जो है जब दवाइयों के कहते हैं, कई बार लोगों को देखा नहीं जाता अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का पेन, तो उस पेन से उनको पेन होता है। जैसे घर में कोई करहा रहा हो तो उसको तो पेन हो रहा है, लेकिन आपको भी पेन हो रहा है, और मैं आपसे कहूं कि इसको पेन किलर नहीं देना है, तो आप उसको नहीं देखेंगे कि वो ठीक करना है हमें, आप ये देखेंगे यार इसको अभी चुप कराओ और बाद में फिर देखा जाएगा, अभी हम डिस्टर्ब हो गए। अच्छा। बिल्कुल, जब आप अलार्मिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप कैसे, कायदे में तो ये है कि आपको पेन हो रहा है, तो मैं एक दूसरा अभ्यास बताता हूं कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसको पेन को और गहरे फील करना चाहिए। यस आई एम इन पेन, और बहुत ज्यादा गहरे में अपने बिल्कुल मुट्ठी बांध के, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वो अगर किसी को डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें, किसी को 20 डेंसिटी में पेन हो रहा है, तो मैं कहूंगा उसे तुम इतना फील करो कि 25 में हो, कि आपको 25 डिग्री का पेन है, तो उससे होगा ये कि आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, और पेन 20 का है तो वो धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होगा क्योंकि आपकी ताकत से कम होगा, और साथ साथ वही पेन आपके माइंड को ये बताएगा इसे heal कि करो हमें जल्दी। हील करने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मतलब ये रिवर्स साइकोलॉजी टाइप। रिवर्स साइकोलॉजी है, और ये फिट है, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, पेन किलर्स में कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ हमारा पेन के रिसेप्टर्स को बंद कर देता है। तो सर ये एक बात बताइए, ये जो इतना बड़ा सेंटर आपने खोला, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा लोगों से ही आया है, वही लगा है। लोगों से आया मतलब क्या, डोनेशंस वगैरह? डोनेशन से नहीं, जो अपना यही काम है, इससे जो आता है पैसा वही हमने लगाया है यहाँ पे। अच्छा, तो सर ये सब यहाँ पे आके सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब सखा परिवार के बच्चे हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी को हमारे साथ एक रिसर्च में कह लीजिए, या डिवोटी कह लीजिए, या एक इस तरीके की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वो हमारे साथ आए हैं। जो वो साथ में है वही ये सारा काम देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट 5 साल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सखा परिवार से? देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर में एक बात तो होने वाली है, वो तो आप डन मानिए। आप फेमस होने वाले हैं, ये तो डन है। वो भी हो सकती है संभावना, लेकिन अगर मैं फेमस हुआ तो कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया में एक हड़कंप मचने वाला है कि ये इस आदमी ने क्या कर दिया। अच्छा, क्योंकि देखिए, अभी तक नजर नहीं पड़ी उनकी? नजर तो पड़ चुकी है, लेकिन देखिए बहुत समय पहले पश्चिम ने ये समझ लिया था कि पूरी दुनिया को अगर हमें अपने कंट्रोल में लेना है तो कहीं ना कहीं पेटेंट की एक व्यवस्था को चलाओ। पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए सिर्फ कुछ कागजों पे सिग्नेचरों ने गुलाम बना दिया, और वो इतने गहरे में हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि हमने सिग्नेचर कर दिया, इसका बदुआ मजबूर हो गए। बिल्कुल। तो बहुत पहले ही पेटेंट की एक व्यवस्था बना ली थी कि बड़ी बड़ी कंपनी उनकी, साइंटिस्ट उन्होंने चीजें पेटेंट करा ली। हमारा नीम भी उन्होंने पेटेंट करा लिया, पेटेंट करा लिया। हल्दी पेटेंट करा ली।
तो कृष्ण का नाम पेटेंट करा Yes. लिया। अब देखिए, अब पेटेंट कराने से उन्होंने हम पे कब्जे किए, लेकिन उसी पेटेंट की जो पॉलिसी बनी थी उसमें यह था कि नेचुरली जो चीजें हैं उनको हम पेटेंट नहीं करा सकते। हम सूरज की रोशनी को पेटेंट नहीं करा सकते, हम पानी को पेटेंट नहीं करा सकते, हम ऑक्सीजन को पेटेंट नहीं करा सकते, और ये भी क्योंकि एक गैस है इसको पेटेंट नहीं करा सकते। और किसी भी कंपनी को किसी भी दवाई के पेटेंट के बगैर उससे बड़ा मुनाफा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जो माफिया हैं ये इसको पेटेंट ही नहीं करा सकते। हमने तो उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। हम तो हाइड्रोजन से इलाज कह रहे हैं, और हाइड्रोजन देखिए ना, मेडिकली उसमें हम यूज कर रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई डिग्री नहीं, मेरे पास सिर्फ काउंसलर की डिग्री, एक तरीके से मेरी कंपनी है जो काउंसलिंग का काम करती है, और मैं काउंसलर हूं। और मैं कह रहा हूं, चैलेंज होके कह रहा हूं कि आप इस प्रोडक्ट को, जो हाइड्रोजन मशीन जिसको मैं बोलता हूं, इस हाइड्रोजन मशीन को आप मेडिकली इक्विपमेंट में कह के दिखाइए। कोई सरकार दुनिया की कोई भी चीज मेडिकली इक्विपमेंट में इसको ला ही नहीं सकती। इसको जो है होम अप्लायंसेस में दिखाया जाता है। अच्छा। अब जब ये होम अप्लायंसेस में है तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, तो ये मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं क्राइम कर ही नहीं रहा। मैं तो आपके बनाए हुए नियमों से खेल रहा हूं, और आप अब नियम बदल नहीं सकते, ये मैं जानता हूं। पर लेकिन ज्यादा मोटा मुनाफा होगा तो नियम बदले भी जाएंगे। गोली मारी जाएगी, अच्छा। धोखा दिया जाएगा, साजिशें की जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं इस बारे में तो अब मैं अपनी जिंदगी तो जी चुका पूरी। अब जिसको करनी है साजिशें कर ले, मेरी आपको आते हैं? इसको आगे बढ़ाएगा। धमकी भरे फोन वगैरह आते हैं? सब चीजें खूब झेला हुआ हूं। अच्छा। धमकी से पहले लालच आता है। कभी धमकी, ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन कभी हमें धमकी बेच पहले दो। नहीं देता, पहले लालच देता है, उसके बाद धमकी होती। तो लालच से गुजारा जाएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा। छोटे मोटे लालच आ भी चुके हैं, ओके। लेकिन हमारा लालच सुकून है। कितने छोटे? छोड़िए इसमें क्या रखा है। हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो सुकून का कंसेप्ट है। हम पीस के लिए निकले। आप यहां देखिए ना, आप किसी अस्पताल में, छोड़िए किसी रिजॉर्ट्स में भी इतनी शांति नहीं पा सकते। हाँ। अब यहाँ पे कभी कभी किसी को यहाँ आश्रम फील होगा, किसी को रिजॉर्ट्स फील होगा, किसी को अस्पताल फील होगा, और यहाँ सब कुछ है। बिल्कुल। किसी को ये फैमिली भी फील हो सकती। और कितना गजब का कॉम्बो है। तो ये जो मेरी कमाई है ना, मेरी लालच ये है, ये आप मुझसे नहीं छीन सकते। आप मुझसे ये नहीं छीन सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो ये लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कि ये मीडिया, मैं इनसे ये कहूंगा, आओ तुम मेरे पास, तुम मुझे मेरा भुगतान कर दो जो मुझे चाहिए अपनी इस जीवन शैली को चलाने के लिए, और मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूं कि तुम मेरे ये सेंटर्स पूरी दुनिया में अच्छे से खोलो और पैसा कमाओ। हाँ। दुनिया को फायदा पहुंचाओ। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं अगर सिख धर्म मेरा साथ दे दे तो हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारे में मैं ये मशीन और ये सब लगवा के, जो कि उनके माध्यम डोनेशन से आएगा, निश्चित ही मैं सीधे नहीं कर सकता इतना बड़ा, तो मैं निःशुल्क करने को तैयार हूं। अच्छा। हाँ, मैं निःशुल्क करने को तैयार हूं। तो लेकिन सिर्फ सिख धर्म क्यों? व्हाई नॉट मैंने इसलिए कहा, मंदिर या देखिए, मस्जिद? सिख धर्म के साथ तो कुछ अच्छाइयां ये हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं थोपी जाती हैं। अच्छा। इसलिए मैंने सिख धर्म कहा। और गुरुद्वारे हर जगह हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं हर जगह स्पेस है, जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके पास कुछ प्राइवेट एरियाज हैं जहां पे दिया जा सकता है। उसमें ये मंदिरों में नहीं मिलता। डिस्पेंसरीज वगैरह भी बना के रखते हैं गुरुद्वारों में वो लोग। इसलिए मैंने सिख धर्म की बात की। बाकी मुझे कुछ नहीं है। एक अगर मैंने कहा ना कि एक व्यवस्थागत, क्योंकि वो लोग थोड़ा डोनेशंस में, दुनिया का भला करने में यकीन रखते हैं, तो यदि मेरी बात सिख धर्म के किन्हीं लोगों पे पहुंच रही है और वो अपने शहर में इसको करना चाहते हैं, तो डोनेशंस के माध्यम से और इन सब के माध्यम से वो जैसा सेटअप मैं बताऊं वो सेटअप उसको लगाएं। वो अब आप फॉर्मूलाज भी दे देंगे कि इसको इतना नहीं, फार्मूलाज ऐसे नहीं, वो ये कर सकते हैं कि वो सारे फॉर्म्स मेरे पास यहाँ आएंगे। अच्छा, आप चेक करो। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों को भी घर बैठे बताते हैं, उसी तरीके से उनके यहाँ जो लोग लेने आएंगे उनको भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो ये जो फॉर्म चेक करने का जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ आपको आता है? ये सिर्फ मुझे आता है। तो आप किसी को सिखा तो दीजिए। ये हम सिखाने के लिए, सच बताएं तो अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो 3 ग्रहों की युतियां बहुत अच्छी होना जरूरी है, तभी कोई इसको सीख सकता है। अच्छा। हाँ, बृहस्पति की, केतु की और चंद्र की, 3 की युति कुछ ऐसी बनती है जिसमें एक आदमी हीलर बनता है। अच्छा। तो मेरी वो युति है। अब वो हर एक की नहीं होती, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो हम उसको सिखा भी सकते हैं, वो सीख भी सकता है। देखिए, एक शब्द है शफा। बिल्कुल। शफा जो है वो कोई हाँ, हर एक गणित हाथ नहीं, में वो नहीं हाथ होता। की बात है।
कई बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम के बाकी मेंबर्स ने ये चेक कर लिया कि इसको ऐसा ट्रीट दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। अपने कुछ हमारे बच्चे रहते हैं ना, वो भी एक्सपेरिमेंटल है कि यार स्वामी जी को झूठ बोल के कर देते हैं ऐसा। तो उन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की, असर नहीं आया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आए। तो वो कहने लगे ये क्या हुआ? हमने कहा मुझे बता तो देते। पर सर फिर ये लेगेसी कैसे बनेगी? ये अगर लेगेसी सिर्फ आपको ही आएगा तो लेगेसी कैसे ये बनती ये है कि जब शफा है तो मेरे हाथ से निकलेगा। हाँ, तो मैं इसके लिए एक तरीके से ऐप डिजाइन कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आईटी फील्ड में भी मैं थोड़ा समझ रखता हूँ, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर। ये आप बार बार कहे कि ये मार्केटिंग प्लॉय है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग प्लॉय है सर। चलिए, अगर ऐसा है तो फिर करिए ना मार्केटिंग मेरी। मुझे भी लगता है कि अनपढ़ों का प्रचार होना चाहिए, जैसे पढ़ाई का प्रचार हुआ था ऐसे अनपढ़ों का प्रचार होना चाहिए। क्योंकि अनपढ़ों की अगर बात कहें, कबीर का धर्म है, कभी आपने कबीर के धर्म में हिंसा देखी? नहीं। कभी किसी को सताते देखा? तो जितने पढ़े लिखे लोगों के धर्म होते हैं ना, ये सब बड़े झंझटी धर्म होते हैं। अनपढ़ों के धर्म होने चाहिए। बिल्कुल। अनपढ़ों की बातें लोगों में जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती हैं। अनपढ़ सीधा सीधा अपना खाया पिया मौज किया जिंदगी जी, ऐसे होता है, और ऐसे ही दुनिया में सबको होना चाहिए जी। खैर, तो बात ये है कि वहाँ पे मैं थोड़ा ऐप डिज़ाइन या इस तरीके की चीज़ें कुछ कर रहा हूँ। कुछ एआई से रिलेटेड मैं कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन करवाने के लिए प्लान है, और उसी पे मैं चिंतन करता रहता हूँ और बना रहा हूँ एक पूरी प्रोग्रामिंग। जब वो हो जाएगी तो हम कोई ऐसा ऐप डिज़ाइन कराएंगे कि जिसमें आप फॉर्म भरेंगे और वही ऐप आपको रिप्लाई कर देगा कि ये इस तरीके से लेना है। उसमें ज्योतिष का कॉम्बो भी होगा, रागा का भी सब सिलेक्शंस होगा, और किस वक्त क्या आपको देना है वो सब चीज़। मतलब एक तरीके से आप अपनी कॉन्शियस को एआई में ट्रांसफर कर देंगे। कॉन्शियस को एआई में ट्रांसफर करना तो ये एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं काम चल रहा है। शफा का तो ये रोल होता है। अगर मेरे माध्यम से कोई चीज निकलेगी, उसको मैं बनाऊंगा। जैसे खाना है, हर व्यक्ति बनाता है, मसाले एक से डाल रहा है, स्वाद अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। रीजन ऑफ दैट उसने अपनी कॉन्शियस दी। उसी तरीके से अगर किसी काम में मैं अपनी कॉन्शियस देता हूं तो निश्चित ही उसको, अब जैसे आप लोग मंदिर कभी सुने बालाजी जाते हैं, वहां भूत उतरते हैं, तो निश्चित ही वहां की कॉन्शियस है, वहां ऐसा कुछ एनर्जी रही होगी जो ये काम आती है। बिल्कुल। तो ये जितनी भी मज़ारें, जितनी भी ये चीजें होती हैं, यहाँ पे लोगों ने अपनी कॉन्शियस दी होती। ये जगह है, इसको हम अपनी कॉन्शियस दे रहे हैं। तो वो जो प्लान है वो कॉन्शियस देने का ही प्लान है। ओके। तो शफा एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, वो आपके काम आएगा। तो सर बिफोर वी एंड क्या कहना चाहेंगे आप जनता को, पब्लिक को? देखिए, जनता और पब्लिक को, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप बन तो गए हैं गुरु, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा। नहीं, मैं गुरु हूँ, और मैं इसीलिए अपना नाम सखा रखा कि मैं गुरु हूँ लेकिन मित्रवत हूँ। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ, फ्रेंड योर नेबर। हाँ, यस, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ जो आपके लिए कमरे से निकलने से पहले टीका लगाए और पहले सब वस्त्र पहने, बाद में बाहर निकल के आए। अब आप सोचो कि जो गुरु लोग अपने वस्त्रों के साथ बैठे होते हैं मंचों पे, क्या ये कमरे में भी ऐसे होते हैं? तो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, तो मैंने तो देखे हैं बहुत से गुरु, कमरे में कुछ और होते हैं। कमरे में तो सब कुछ चलता है, बियर शेयर भी चल रही होती है, लेकिन तो सर कुछ और भी चल रहा होता है। या वो इसीलिए तो बाद में गुफाएं निकलती हैं। हमारे यहाँ कोई गुफा कभी नहीं निकलने वाली है, सब कुछ शफा है। यहाँ कोई गुफा नहीं है। आपने गुफा ओपन में रखी हुई है सर? जरूरत नहीं है। आप लीगली दुनिया के सभी आनंद जी सकते हैं, इनलीगल की जरूरत क्या है? बिल्कुल। बशर्ते आपके लालच से ज्यादा आपकी ईमानदारी, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बड़ी ईमानदारी से जिया। मैं दुनिया से सिर्फ अगर कुछ कहने वाली बात आती है तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया, सभी तरीके का गाइडेंस, सभी तरीके की समझ परमात्मा ने हमें इनबिल्ट प्रोग्राम के रूप में दी है। यदि आप उस प्रोग्राम को पहचान के और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो कोई दुख नहीं है। दूसरे के जूतों में पैर डालोगे, तकलीफ होगी। आप अपने जूते में पैर डालिए, अपनी चाहतों को ही रंग देने के लिए आगे बढ़िए, अपनी ही उम्मीदों को पूरा करने के लिए जीवन जिए। और फिर अपने की जब बात करता हूं तो उन अपनी उम्मीदों में आपके मित्र हो सकते हैं, फैमिली हो सकती, वो भी आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं ये कहूं कि मैं बहुत पहले एक गाना सुना करता था कि
बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। ये जब गाना गाया करता था तो क्यों गाता था? मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति यहाँ आके एक चीज महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्वर्ग तो बना लिया, और उसकी पहचान स्वर्ग की ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति अगर रोना चाहता है और वो बैठा रो रहा है तो कोई उसे जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। यहाँ कोई हंसना चाहता है तो हंस सकता है। यहाँ कोई घुंघरू पहन के घूमना चाहता है, भले ही वो सड़क में और घर में घुंघरू पहन के ना घूम पाता हो, तो कोई उसको मना नहीं कर रहा। हाँ, मैं यहाँ पे घूम रहे थे, मैंने उनको यही कहा कि आप घूमिए लेकिन रात को मत घूमिए। यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे डॉक्टर्स खुद ही क्यों ना हो, ट्रीटमेंट लेने आए हो, चाहे कोई भी, यहाँ सब लोग एक फैमिलियर एनवायरनमेंट के तहत रहते हैं जी। यहाँ पे सभी लोग किचन में जाके काम करते हैं। हाँ। सभी लोग अपने बर्तन धोते हैं जी। यहाँ पे हमने रूम क्लीनिंग के लिए भी आदमी नहीं लगाया हुआ। जब कोई आता है उसे कहते हैं कि हमने आपके लिए रूम साफ करके दिया है, ये लीजिए झाड़ू, जाते वक्त साफ करके दे दीजिएगा। बिल्कुल। तो हमने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है जो केवल कल्पनाओं में ही हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ दुनिया से कि जब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, फिर वही बात आ गई, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जब ये दुनिया खड़ी कर सकता है, और इस दुनिया की खासियत, यहाँ पे सखा परिवार में शामिल होने वाले किसी बच्चे को धन कमाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम सब मिलके एक ही काम करते हैं, उससे हमारी रोजी रोटी चल जाती है, हमारी ब्रेड बटर चल जाती है। हम सूखी दाल रोटी नहीं कहते, हम ब्रेड बटर कहते हैं। भगवान और हमें तरक्की दे, हम और भी चीज़ें खाएं। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है कि धन एकमात्र ऐसी चीज़ है आज के समय में जिसका सही से उपयोग करके दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से स्वर्ग बनाया जा सकता है। हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। लेकिन किसके हाथ में वो धन है, इस पे डिपेंड करता है कि वो दुनिया का क्या निर्माण करेगा। झूठों के हाथ में धन आएगा, झूठी दुनिया निर्माण कर देगा। राजनीतिज्ञों के हाथ में धन आएगा, वो दुनिया में राजनीति फैला देंगे। एक कलाकार के हाथ में धन आएगा, वो कला को फैला देगा। और एक सच्चे इंसान के हाथ में धन आएगा, वो दुनिया को सच्चा निर्माण करेगा। और आपके हाथ में आ गया तो आपने सखा, मेरे हाथ में आया, मैंने जो निर्माण कर सकता था वो किया है, आपके सामने है। सखा सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतनी खुल के मुझे बात करने का मौका दिया। नहीं तो मैंने तो ये सुना हुआ था कि आप जैसे लोग जब आते हैं वो पहले से प्लान करके आते हैं कि क्या क्या हमें करना है। प्लान तो मैंने किया था पर वो वेस्ट हो गया। ये ज़्यादा अच्छी बात है अगर वो वेस्ट हुआ है तो प्लान तो हमने किया था पर उस बारे में ज़्यादा बातचीत हमारी नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग बहुत टेक्निकल उसके ऊपर बात करने वाले थे, लेकिन टेक्निकल तो आई डोंट थिंक कि हमने कुछ बात कर पाए। कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं कभी भी आना चाहूँगा वापस। बिल्कुल, आप आइए, और मैं कहूँगा अब की बार अपनी फैमिली के साथ भी आइए। बिल्कुल, कि आप फैमिली के साथ आइए, उन्हें भी ये फील कराइए। हम तो यहाँ लोगों से कहते हैं कि आप यहाँ साल में 12 महीने आप कमाते हैं, सब करते हैं, तो 10 दिन के लिए वक्त निकाल के यहाँ आइए, यहाँ के माहौल को देखिए, यहाँ हम लोगों के जीने को ढंग के देखिए, और उससे अगर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। तो भाई, अगर आपको अपनी जीवन के ढंग में परिवर्तन लाना है तो प्लीज़ यहाँ आइए। अमेजिंग प्लेस है। मैं खुद एक रात हो गई है हमें यहाँ पे, आज रात भी हम रुकने वाले हैं, लकी इनफ। तो अमेजिंगली पीसफुल है। सुबह से मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया है, सिर्फ चिड़ियों और कौओं की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। और जितना मज़ा मुझे सर से बात करके आया, अगर आपको भी ये एपिसोड देख के उतना ही मज़ा आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के राइट साइड में एक लाल कलर का बटन होता है, उसके ऊपर सफ़ेद से लिखा होता है सब्सक्राइब, वो कर दीजिए। उसके हम पैसे नहीं लेते हैं और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं मांगते हैं उससे। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपकी मेरी कोई बात, तो मैं तो कुछ गलत बोलता ही नहीं, अगर सर की कोई बात आपको गलत लगे तो उस पर कमेंट कीजिए कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, ये हमने कहीं और कुछ ऐसा पढ़ा है, या कुछ आप ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे मेरी सोच विचार की विचारधारा से अलग है। अगर कुछ सही बोला है तो उसको भी कमेंट करके बताइए कि आपने बहुत सही बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है इससे। शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम। थैंक यू।